हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह वेलकम करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जहां पर मिलता है आपको फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास 6 टू 12th। मतलब यहां पर कुछ चैप्टर्स देखने के बाद आपको किसी भी तरीके का गोल्ड सब्सक्रिप्शन या प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आपके लिए लेकर के आते हैं क्वालिटी कंटेंट्स एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ में, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। यहां पर आपको हिंदी मीडियम के किसी भी स्टेट बोर्ड के लिए सारे ही कंटेंट्स देखने को मिल जाते हैं, चाहे वो आप एमपी बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड से हो, महाराष्ट्र बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो, झारखंड बोर्ड से हो, किसी भी बोर्ड से हो आप अगर हिंदी मीडियम कंटेंट के लिए हैं तो भाई आपको यहां पर सब कुछ मिल जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसा कि आप हमारी टीम के द्वारा अलग अलग सब्जेक्ट सीख रहे हैं और हम मिला करते हैं अपने साइंस के फिजिक्स पोर्शन के साथ में। तो आज हमारे पास एक नए सेगमेंट में, एक नए वीडियो में आपके सामने मैं लेकर के आया हूं आज वन शॉट रिवीजन को। वन शॉट रिवीजन मतलब हम इसमें कवर करेंगे एक इस तरीके से पूरे चैप्टर को कि आपको सब कुछ हो जाएगा इजीली एक ही वीडियो में कवर। मतलब सब कुछ याद हो जाएंगे, सब कुछ आपके फिंगर टिप्स पे आ जाएंगे। आपके फॉर्मूलेज हो, आपके रूल्स हो, उसके अंदर आने वाले जितने भी इमेज फॉर्मेशंस हैं, वो सब कुछ आपको बिल्कुल फिंगर टिप्स पे याद हो जाने वाली भाई। साथ ही साथ आपके जो एनसीईआरटी के जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो सब कुछ, मतलब एक ऐसा वीडियो होने वाला है जहां पे हम पूरी तरीके से तैयार हो जाएंगे इस चैप्टर को लेकर के कि भाई इसके अंदर से कोई कहीं से भी कुछ भी पूछ ले, हमें सब कुछ आता है। तो चलिए, आपको हम पर है विश्वास, हमें आप पर है पूर्ण विश्वास, तो हम जरूर होंगे कामयाब। इसी अच्छी बात से शुरू करते हैं हम आज के सेशन, जिसमें हमारे पास है चैप्टर प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। पाठ 10 जो हमारे एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंगली है वो है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। मतलब ऐसा है कि प्रकाश के बारे में ही हमको सब कुछ डील करना है, लेकिन उसमें से भी सिर्फ और सिर्फ जो परावर्तन और अपवर्तन वाले पोर्शन है उसकी बात करेंगे। मतलब प्रकाश के पास बहुत सारे गुण हैं इसके अलावे भी, जैसे विचलन है, विवर्तन है ना, अपवर्तन हुआ, परावर्तन हुआ, ये सब बहुत सारे गुण हैं उसके पास। हम उन सभी गुणों की चर्चा नहीं करेंगे इस चैप्टर के अंदर, क्योंकि हमारा सिलेबस कहता है कि हमें सिर्फ और सिर्फ प्रकाश में परावर्तन और अपवर्तन को डील करना है। तो हम सिर्फ और सिर्फ इसमें परावर्तन और अपवर्तन का कंप्लीट चैप्टर रिवीजन देखने जा रहे हैं। तो चलिए भाई शुरू कर लेते हैं हम इस सेशन को, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आता है कि भाई ये प्रकाश क्या होता है ना। ये जो प्रकाश है ये होता क्या है, क्योंकि प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन ये सब तो तब की बात है ना जब मुझे ये पता हो कि प्रकाश स्वयं कौन है। ठीक है, तो प्रकाश क्या होता है भाई? क्या आपने प्रकाश देखा है? तो आप कहेंगे कि हाँ, प्रकाश हमने देखा है। और प्रकाश जो है हमारी बॉडी का जो एक सेंसिंग ऑर्गन, जिसको आंख, आई कहते हैं, आईज जो है हमारी, वो सेंसिबल है इसके लिए। मतलब हमारी बॉडी में बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं या बहुत सारे इस तरीके के अंग हैं जो कि बाहरी दुनिया के भौतिक घटनाओं का आकलन कर सकते हैं या फिर उनके अनुसार वो सेंस कर सकते हैं। क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? तो सीधी सिंपल सी बात, हमारी बॉडी के अंदर 5 सेंसिंग ऑर्गन्स हैं और ये पांचों सेंसिंग ऑर्गन्स अलग अलग तरीके के फिजिकल क्वांटिटीज को सेंस कर सकते हैं। जैसे हमारे कान साउंड एनर्जी के लिए भैया ये सेंसिबल है, साउंड एनर्जी आएगी तो ये सुनेगा। उसी तरीके से हमारे जो आंख है ये किसके लिए भाई? लाइट एनर्जी के लिए, प्रकाश ऊर्जा के लिए। तो मतलब एक बात समझ में आ रही कि प्रकाश भी एक तरीके की ऊर्जा है। इसी प्रकार से आपके स्किन भाई टेम्परेचर के लिए, तापमान को सहन कर सकता है, दाब को सहन कर सकता है, बल का अनुभव कर सकता है अपना स्किन। तो ये सेंसिंग ऑर्गन्स है ना। उसी तरीके से नाक और जीभ भाई स्मेल्स को सेंस करता है हमारा नाक, जीभ जो है वो टेस्ट को, है ना, स्वाद को। तो ये सभी हमारी बॉडी के जो ये पांचों सेंसिंग ऑर्गन्स है, ये अलग अलग तरीके की भौतिक परिघटनाओं के लिए, भौतिक परिघटनाओं को आप ऐसा कह लीजिए कि सेंस करने के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, मतलब ऐसा होता है कि हम फिजिक्स में उन्हीं चीजों को ही सिर्फ डील करते हैं जो वास्तविक हो। और वास्तविक कौन होता है भैया? जो ये 5 सेंसिंग ऑर्गन में से कोई एक, एटलीस्ट कम से कम कोई एक सेंस कर रहा हो, उसको हम कहते हैं क्या भाई? फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो क्या करें भाई? तो प्रकाश की पहले तो बात कर लेते हैं कि प्रकाश क्या होता है। तो प्रकाश क्या होता है भाई? आपने कहा कि प्रकाश हमने देखा है, तो क्या प्रकाश आपने किस प्रकार से देखा? तो हमने कहा कि भाई सूरज से जो रोशनी आती है उसको हम प्रकाश कह सकते हैं। तो प्रकाश करता क्या है भाई? तो किसी वस्तु पर पड़ने के बाद
अगर वो मेरी आंखों तक आता है तो मुझे उस वस्तु के अपीयरेंस होती है, या वो वस्तु मुझे अपीयर होता है, वो वस्तु मुझे दिखाई देना शुरू होता है। अगर प्रकाश उसमें से परावर्तित होकर क्या नहीं आती तो हमको ये दिखने वाला नहीं था। मतलब प्रकाश की सीधी किरण अपने आंख पे आएगी तो हमें एहसास तो होगा कि कोई ऊर्जा हमारे पास आ रही है, लेकिन कोई वस्तु नहीं दिखेगा। वस्तु दिखने के लिए क्या चाहिए भाई? प्रकाश उस वस्तु पे जाए, टकराए और वापस हमारी आंखों पे आए। ठीक है, तो ये प्रकाश का एक तरीके से कह सकते हैं कि भैया ये गुण हो गया। जिस तरीके से अपन बात करते हैं ये बल्ब में क्या होता है भाई? बल्ब जब ग्लो होता है, इग्नाइट होता है, जल रहा होता है तो उसके चारों तरफ प्रकाश आना शुरू होता है। मतलब बल्ब अल्टीमेटली क्या करता है भाई? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में तब्दील कर देता है। अल्टीमेटली जो प्रकाश है ये एक तरीके की ऊर्जा है। प्रकाश एक तरीके की क्या है भाई? ऊर्जा है, जो क्या करती है? किसी भी वस्तु को या किसी भी वस्तु क्या होने को हमको आभास कराती है। ठीक, तो चलिए प्रकाश क्या है भाई? तो प्रकाश वस्तुओं को दृश्य बनाता है, प्रकाश वस्तुओं को देखने लायक बनाता है। प्रकाश के कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। सूर्य का प्रकाश दिन के समय में वस्तुओं को देखने में मदद करता है। सूर्य का प्रकाश क्या होता है? वस्तुओं को देखने में मदद। कैसे? जैसे यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है, यहां से सूर्य का प्रकाश भाई इसके ऊपर पड़ा और पढ़ने के बाद अगर ये मेरी आंखों तक पहुंचेगा तो ये वस्तु का मुझे एहसास होगा, अदरवाइज ये वस्तु मुझे नहीं दिखेगी। ठीक है, तो ये है भाई प्रकाश। अब थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं हम प्रकाश के बारे में कि ये प्रकाश आया कहां से। तो एक छोटी सी जर्नी है, हम चलते हैं उस पर और समझ के आते हैं कि ये प्रकाश आया कहां से भाई। ठीक है, देखिए जब आप लोगों को कॉन्सेप्ट बिल्डअप की बारी आती है ना, जब हमें ये चीज की बारी आती है कि हमें याद नहीं करना, हमें समझना है, हमको उसको लॉन्ग टर्म के लिए रखना है अपने पास, तो भाई समझना ही पड़ेगा। और समझने के लिए क्या करना पड़ता है भाई? हमें उसके बेसिक्स में उतरना पड़ेगा। तो हम थोड़ी सी बेसिक में उतरते हैं और समझते हैं प्रकाश आया कहां से, प्रकाश बना कहां से। यह प्रकाश आखिर एक ऊर्जा का रूप है। तो हमने तो यह पढ़ा है कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न होती है और ना ही ऊर्जा कभी समाप्त हो सकती है, सिर्फ और सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परावर्तित होती है, मतलब चेंज होता है भाई, है ना। तो ये प्रकाश आखिर आया कहां से, ये किस तरीके से ऊर्जा में रूपांतरित हो रहा है। जैसे बल्ब की मैं बात कर रहा हूं भाई, इसको विद्युत ऊर्जा दे रहे, तो ऐसी कौन सी चीज है जिसके कारण वो दृश्यमान हो जा रही है, दिखने लग रही है, यानी उसमें से प्रकाश ऊर्जा निकल रही है। कुछ तो ऐसा एलिमेंट होगा ना। जैसे हमने देखा हुआ है कि भाई इलेक्ट्रिसिटी पास करो तो अगर वो इलेक्ट्रिकल हीटर हो तो वो क्या करने लगता है भाई? तो वो हीट ऊर्जा, है ना, तापीय ऊर्जा उत्सर्जित करता है। तो उसका कारण भी देखे तो उसका कारण क्या होने लगता है भाई? कि जो उसका प्रतिरोध है वो ज्यादा होता है, तो वो प्रतिरोध उसके तापीय ऊर्जा में परिवर्तित करने का कारक बनता है। उसी प्रकार से हम यहां पे बात कर रहे हैं कि जब हम विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो ये बल्ब से प्रकाश ऊर्जा में तब्दील होना क्या कारण है। या मैं कभी मान लीजिए कुछ लकड़ी है, जला रहा हूं, उसकी जो फ्लेम आती है उसकी चारों तरफ ये प्रकाश ऊर्जा कहां से आ जाती है? दो चीजों का जो टक्कर होता है उसमें से जो चिंगारी पैदा होती है, जो चमकीला, वो प्रकाशी अल्टीमेटली वो कैसे आता है। इसी प्रकार से मैं कुछ बात करूं कि जब बादल चमक रहे होते हैं ना, गरजना और चमकना, जिसको बिजली गिरना है, बिजली चमकना कहते हैं, उस समय वो प्रकाश कहां से आती है। या यूं कहूं कि प्रकाश को प्रोड्यूस करने के और भी तरीके हैं, जैसे सूरज की ऊर्जा, सूरज से निकलने वाली जो रोशनी है, तारों के पास में जो रोशनी है, ये प्रकाश कहां से आ रहा है। तो इनके बारे में जानने के लिए थोड़ा सा हमको चलना पड़ेगा एटॉमिक स्ट्रक्चर पे। ठीक है, क्या करेंगे जरा एक देखिए, बहुत ही सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सॉर्टेड। क्या कहता हूं मैं, जरा समझिए। मान लीजिए कि आपके पास एक ऐसा कोई एटम है और ये इसके ऑर्बिट्स हो गए। ये एटम है और इसके क्या हो गए? ये ऑर्बिट हो गए। इन ऑर्बिट्स में क्या करना है तो आप समझिएगा। ऑर्बिट में कुछ भी नहीं भाई, अगर आपने यहां से कोई टेम्परेचर दे दी इसको, मैं तो टेम्परेचर ले रहा हूं, कुछ भी ऊर्जा देनी है आपको, तो अगर आप ऊर्जा देते हैं तो मान लीजिए फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ ऑर्बिट। अब क्या होता है कि यहां पे सपोज यहां जो फर्स्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन होगा, सेकेंड ऑर्बिट में भी होगा, थर्ड में भी होगा। ठीक है, मैं ऐसा मानता हूं कि थर्ड ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन चला जाएगा किसमें भाई? फोर्थ ऑर्बिट में। कहां चला गया? ये E3 था, ये 4 में आ गया, तो मैं इसको E3 डैश कह लेता हूं। क्यों गया? क्योंकि मैंने इसको अतिरिक्त ऊर्जा दे दी। तो ये जो ऑर्बिट्स बने हैं ना, ये जो ऑर्बिट्स बने हैं, ये जो कक्षक हैं, तो ये कक्षक अल्टीमेटली क्या है भाई? तो ये ऊर्जा का स्तर है।
ये ऊर्जा का पहला स्तर, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 4 स्तर पे हमने ऊर्जा बनाई है जहां पे इलेक्ट्रॉनों की मिलने की प्रबल संभावना होती है, या यूं कहूं कि जिसमें इलेक्ट्रॉन अपने नाभिक का चक्कर लगा रहे होते हैं। यहां पे इसका हो गया भैया नाभिक, इस नाभिक का क्या कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगा रहे हैं। और ये आप सभी को पता है कि एक एटम के अंदर, एक परमाणु के अंदर एक न्यूट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है, इन दोनों को मिला के एक न्यूक्लियॉन्स बनता है, नाभिक बनता है अल्टीमेटली, और उस नाभिक के परितः इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते। तो ये भैया ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे, लेकिन इसमें एक और स्टेट आती है, वो क्या कि अगर मैंने कुछ ऊर्जा दे दी तो ये जो थर्ड ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन था, इसका नेटिव स्टेट थर्ड ऑर्बिट था। नेटिव स्टेट का मतलब ये जब भी चक्कर लगाएगा तो वो थर्ड ऑर्बिट में ही चक्कर लगाएगा, इसके बाहर वो चक्कर नहीं लगा सकेगा। क्यों? क्योंकि उसकी ऊर्जा स्तर इतनी के बराबर है कि वो तीसरे ऑर्बिट में रहे। मैंने उसको अतिरिक्त ऊर्जा दे दी, कहां से? बाहर से। तो बाहर से दी गई ऊर्जा के कारण उसको चढ़ा बढ़ा करके तो मैं पहुंचा दिया कहां पे? फोर्थ ऑर्बिट में। क्यों भैया? क्योंकि इसकी ऊर्जा मैंने इतनी बढ़ा दी कि फोर्थ ऑर्बिट के बराबर हो जाए। लेकिन मैंने क्या किया था? मैंने चढ़ाया था उसको जबरदस्ती में बाहर से। उसकी नेटिव स्टेट नहीं थी फोर्थ की, है ना, तो उसको चढ़ा करके भेज दिया भैया यहां पे। अब क्या होगा? तो अब आपको पता ये इसका नेटिव स्टेट तो है नहीं, तो ये क्या करेगा भाई? ये वापस आ जाएगा। ये क्या करेगा? ये वापस आ जाएगा। अब जब ये E3 डैश से वापस E3 के अंदर आएगा तो वापस आते समय जो एक्स्ट्रा एनर्जी थी उसको क्या कर देगा? रिलीज। जो इसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी थी वो एनर्जी क्या करना पड़ेगा? रिलीज। अब ये एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज करेगा तो वापस E3 में आ गया। मतलब कुछ ऐसा बात करता हूं, E3 में था प्लस एक उसको एनर्जी मिली और ये एनर्जी बराबर हो गई किसके? E4 के। तो ये जो था E3 वो कहां उचक के चला गया भैया? E4 में। ठीक है, अब वापस से ये इसकी खुद की तो थी नहीं, अब इसमें से क्या करेगा? इसमें से माइनस, इसमें से माइनस हो जाएगी। मैं इधर ही बना देता हूं, E4 में से अब माइनस हो जाएगी ये एनर्जी, मतलब ये अपनी एनर्जी रिलीज कर देगा और वापस अपने नेटिव स्टेट E3 में आ जाएगा। मतलब मैंने कुछ ऊर्जा ली, अगले वाले राउंड में जाकर के चक्कर लगाने लगा, जैसे ही मुझे पता चला कि भैया ये तो मेरी नहीं है स्टेट, मैंने अपनी एनर्जी रिलीज करी, वापस आ गया। तो जब ये एनर्जी रिलीज हो रही होगी, ये नेगेटिव वाला जो फॉर्म दिख रहा है, ये रिलीज हो रही एनर्जी होती है फोटोन के फॉर्म में। किसके फॉर्म में भाई? फोटोन। ये नाम याद रखेंगे थोड़ा सा। फोटोन क्या कहलाता है भाई? तो फोटोन जो है इसको कहते हैं हम एनर्जी पैकेट। इसको कहते हैं हम एनर्जी पैकेट। एनर्जी पैकेट का मतलब क्या? ऊर्जा का एक गुच्छा है भाई, पूरा ये ऊर्जा का एक समूह है, ऐसे कह सकते हैं इसको। ये क्या है? ऊर्जा समूह। ये है हमारा ऊर्जा समूह। अब ये जो ऊर्जा समूह जो ये निकल रहा है ना, ये फोटॉन्स जो होते हैं ये बहुत ही फाइन होते हैं, बहुत ही फाइन, और ये हमेशा एक पुंज के रूप में होते हैं। देखिए ना, ग्रुप में होते हैं, पैकेट के रूप में, ग्रुप के रूप में। सिंगल फोटोन देखने को नहीं मिलता, ये बहुत सारे फोटोन यहां पे रिलीज होते हैं। और ये रिलीज हो रहा फोटोन, इसका अगर तरंग दैर्ध्य मतलब वेवलेंथ, मतलब इसकी ऊर्जा ही कह लीजिए अभी के लिए, अगर इसकी ऊर्जा अगर विबग्योर के बराबर हो गई, इसकी ऊर्जा विबग्योर के बराबर हो गई, तो भाई इसी फोटोन को हम कहते हैं क्या? दृश्य प्रकाश। या यूं कहूं, यही जो ऊर्जा है, इस ऊर्जा को हम कहते हैं क्या? दृश्य प्रकाश। अब ये विबग्योर को लेके कंफ्यूज ना हो, ये जो आपके रेनबो का जो कलर होता है, ये विबग्योर सबको मिलाएंगे तो ये क्या बनता है? श्वेत प्रकाश। ये क्या है? श्वेत प्रकाश। श्वेत प्रकाश में क्या होता है भाई? 7 रंग। ये सातों रंग है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, मतलब क्या है कि जब आप देखते हैं कि ये जो ऊर्जा समूह है, ये जो पैकेट है, ये जो तरंग दैर्ध्य, अगर इनका तरंग दैर्ध्य ना समझ में आए तो आप यहां ऊर्जा समझ लीजिए। इनका ऊर्जा किसका? ये जो यहां पर रिलीज हो रहा है ना, ये रिलीज हो रहा है कि जो एनर्जी है वो विबग्योर के बराबर हो गई। अगर इसके बराबर हो गई तो यही एनर्जी प्रकाश के रूप में मिलेगी। ये क्या है? ये विबग्योर, ये श्वेत प्रकाश है। ये है श्वेत प्रकाश, मतलब वो जो ऊर्जा वायुमंडल में जाके मिल जाएगा, वो ऊर्जा श्वेत प्रकाश के रूप में मिलेगी, या यूं कहूं कि विबग्योर के बराबर मिलेगी।
अब आपने कोई ऐसी एक रिएक्शन कराई या ऐसा कहूं कुछ एक ऐसा फिजिकल चेंज कराया कि ये जो E3 डैश जो जाकर के E3 में आ रहा था वो सिर्फ रेड कलर के बराबर हो, उससे निकलने वाले फोटोन की जो ऊर्जा है, इसकी जो ऊर्जा है वो सिर्फ और सिर्फ किसके बराबर हो जाए, रेड के बराबर। तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा प्रकाश स्रोत कौन से कलर का, लाल रंग का। अगर वायलेट के बराबर हो तो कौन सा भाई, वायलेट रंग का है प्रकाश स्रोत। और अगर ये श्वेत के बराबर है तो श्वेत रंग का प्रकाश स्रोत हो गया। ठीक है, मतलब क्या समझ में आता है कि प्रकाश कुछ भी नहीं भाई, प्रकाश के लिए वही काम करना है कि जो एटम्स है ना उसकी इंटरनल एनर्जी, उसकी जो इलेक्ट्रॉन्स है उसकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ा करके अगली ऑर्बिट में ले जाइए। उस ऑर्बिट में उसका नेटिव प्लेस नहीं है तो वो अपने आप आएगा अपने नेटिव में। जब वापस आएगा तो आपके द्वारा दी गई ऊर्जा, मैं अगर मान लीजिए यहां टेम्परेचर दे रहा हूं, मैं यहां पे इलेक्ट्रिसिटी दे रहा होता तो मेरी दी गई विद्युत ऊर्जा के कारण वो E4 में गया था, E4 में से E3 में आते समय मेरी द्वारा दी गई ऊर्जा को कर देगा क्या, रिलीज, क्योंकि उसकी नहीं थी। अब वो रिलीज्ड एनर्जी होती है किसके फॉर्म में, फोटोन। वो रिलीज एनर्जी फोटोन के फॉर्म में, और उसी फोटोन की वैल्यू, उसी फोटोन की ऊर्जा स्तर विबग्योर के बराबर होगा। तो ये हो जाएगा मेरा क्या, प्रकाश स्रोत। ठीक है, ये जो चीज मैं अभी आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूं भाई बहुत ध्यान से इसको समझ के चलिएगा, क्योंकि ये है बहुत आसान। ये हमारे कॉन्सेप्ट बिल्ड कराता है, इसके आधार पे जब आप सोचना शुरू करेंगे तो पूरा चैप्टर स्मूथ दिखने वाला है। अदरवाइज आप फिर वो रट्टाफिकेशन जो टेक्नोलॉजी है आपके पास में उसके अंतर्गत चलेंगे भाई, और वो जो टेक्नोलॉजी आपके पास में है रट्टाफिकेशन, उससे का कुछ मतलब निराधार है, उसका कोई लेना देना ही नहीं है। कितने सारी चीजें याद रखेंगे, इसलिए ऐसी कोई काम नहीं करना जिससे हमको याद रखने के लिए अलग से कुछ अरेंजमेंट्स लगाने पड़े। हमें तो वहीं पे आकर के अटकना है, वही चीजें लेकर के चलनी है। अगर आप, एक छोटी सी भी बात आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपने हमारे विद्युत चैप्टर को भी देखा होगा, जो 10th क्लास में आपके पास में जो चैप्टर्स है वो विद्युत है और ये प्रकाश है, तो अगर ये दोनों सेगमेंट को देखेंगे तो वो यही से स्टार्ट हुआ है, यही परमाणु से। उसमें भी हमने सबसे पहले समय पे, सबसे पहले लेक्चर में आप जाकर के देखिए, वहां पे हमने ये डिस्कशन किया परमाणु से। कारण क्या है भाई, किसी भी पदार्थ के होने का सबसे छोटी इकाई में जब आप पहुंचते हैं तो आवेश होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, मतलब वो परमाणु ही होता है जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी भी बह रही है, ऊर्जा है ना, और जिसके कारण ये चल रहा है। एक और मजेदार बात वो ये कि हमारा पूरा यूनिवर्स, हमारी पूरी दुनिया, हमारी पूरी ये जो भी चीजें चल रही है, ये सिर्फ दो ही बातों के लिए चल रहा है भाई। एक तो चल रहा है क्या, मैटर, और दूसरी एनर्जी। मतलब समझे क्या, एक द्रव्यमान सत्य है और एक उसकी ऊर्जा सत्य है, इसके अलावा इस दुनिया में कुछ भी सत्य नहीं है। क्या क्या भाई, एक द्रव्यमान और एक उसकी ऊर्जा, और इसी के ऊपर हमारी ये पूरी सोलार सिस्टम या फिर हम खुद, ये सब कुछ आधारित है सिर्फ और सिर्फ द्रव्यमान और ऊर्जा के ही ऊपर, इसके अलावा कुछ भी नहीं है भाई। ठीक है, अब मतलब समझ में आता है कि जो हमारी फिजिक्स है, जो हमारा साइंस है, जो विज्ञान है, ये भी इसी के ऊपर आधारित, बस इसी में खोजबीन, जितने भी रिसर्च चल रहा है सब इसी में चल रहा है। या तो द्रव्यमान, नहीं तो उसकी ऊर्जा। ये जितने आपने पीरियोडिक टेबल्स में जितने एलिमेंट्स पढ़े वो सब कुछ क्या है भाई, वो ऊर्जा का तो स्तर है, सभी में द्रव्यमान है, लेकिन ऊर्जा का स्तर अलग है, बिहेवियर अलग है, अलग एलिमेंट बन गया। उसी प्रकार से यहां पे समझिएगा भाई कि हर कोई चीज जब यहीं से शुरुआत हुई है तो हम बिल्कुल जड़ में चलेंगे। जड़ क्या है भाई, तो जड़ है किसी भी पदार्थ के होने का उसका सबसे बेसिक उसका परमाणु। परमाणु में भी उसके इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, हम वहीं से इसको भी शुरू किए। उसी जगह से हमने इलेक्ट्रिसिटी भी शुरू की थी। तो मतलब ये होता है कि हम बिल्कुल बेस में बैठे हुए, और वो बेस क्या कहता है, तो एक बार दोबारा से मैं रिपीट मारता हूं बिल्कुल एक लाइन में, वो ये कि भाई जैसे ही मैं कुछ बाहर से ऊर्जा दूंगा किसी को, वो उसके इलेक्ट्रॉन अपने नेक्स्ट एनर्जी लेवल में जाएंगे, नेक्स्ट एनर्जी लेवल से वापस जब आएंगे तो वो अपनी जो एनर्जी ले गए थे एक्स्ट्रा, जो एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी, उसको रिलीज कर दिया। वो एनर्जी विबग्योर है, तो वो दृश्यमान है, मतलब वो प्रकाश स्रोत है। और अगर ऐसा नहीं होता है, मतलब ये फोटोन तो रिलीज होगा, हर बार रिलीज होगा, लेकिन अगर वो विबग्योर के बराबर नहीं है तो ये दृश्यमान नहीं होगा बस। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि फोटोन रिलीज नहीं होगा, होगा भैया फोटोन रिलीज। हर बार आप किसी को एनर्जी देंगे, उसका इलेक्ट्रॉन एनर्जाइज होगा, और ये काम हो रहा है वहां पे। बस कंडीशन में क्या बोल रहा हूं, अगर ये फोटोन मेरे विबग्योर के बराबर है तो दृश्यमान है, अगर ये विबग्योर के बराबर नहीं है तो ये दृश्यमान नहीं है। ठीक है, चलिए, तो भाई यहां से आपको समझ में बहुत हद तक आ चुकी है बात कि भाई प्रकाश क्या है।
तो प्रकाश क्या है भाई? तो प्रकाश को मैं डिफाइन करता हूं एक छोटे से लाइन में, प्रकाश बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है। ठीक है, ये जो मैं डेफिनेशन आपके सामने में रख रहा हूं, ये डेफिनेशन आपको हमेशा हमेशा के लिए भैया याद रखनी है। क्यों? क्योंकि ये हमारे अकॉर्डिंगली है। हमने जितनी भी चीजें करी है अब तक में, आगे अभी जो चीज भी करेंगे, उसमें हम बुकिश होने की बिल्कुल कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि बुकिश में क्या होता है कि हमको उसके टर्मिनोलॉजीज में याद रखने होते हैं, हमें नहीं करना। आपको जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है, मैं वही बातें लिखने जा रहा हूं, क्योंकि हमें ये याद करना आसान होता है, हमें ऐसे ही याद रखना है। डेफिनेशन का मतलब ये है, जो आपको समझ में आ रहा है वो लिखिए। अच्छा, इसका ये मतलब नहीं कि आपको तो भैया कुछ नहीं समझ में आ रहा तो हम कुछ नहीं लिखें, है ना? तो भैया ऐसा वाला नहीं कहेंगे कि हमको तो कुछ नहीं समझ में आया, हम क्यों लिखें। तो भैया ऐसा नहीं, आपको जो समझ में आया मतलब जो सही समझ में आया, है ना? अगर आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी के साथ में बने हुए हैं तो आपको ऐसी नौबत तो आने नहीं देंगे भाई। तो क्या समझे आप? तो आपने ये समझा कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, ऊर्जा का एक रूप है। अभी बात करी ना कि ऊर्जा का रूप है, आपने देखा भी रूपांतरण हुआ। मैंने प्रकाश को बनाया नहीं, मैंने नीचे उसको टेम्परेचर दिया था, उसको इलेक्ट्रिसिटी दी थी, एक्स्ट्रा एनर्जी दी थी, वही एनर्जी कन्वर्ट हुई है प्रकाश में, क्योंकि वही एनर्जी लेकर के आगे गया था, वही रिलीज करके वापस आया। तो प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो कि किसी वस्तु को दृश्यमान बनाता है। क्या करता है भाई? दृश्यमान बनाता है, मतलब किसी वस्तु को देखने में हमको मदद करता है, दृश्यमान बनाता है। यह बहुत ही छोटे छोटे कणों से, जो फोटोन होता है भाई उसके पास मास होता है, उसके पास द्रव्यमान होता है, तो ऐसा कह सकते हैं बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है, बहुत ही फाइन पार्टिकल से, कणों से मिलकर बना होता है, बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है। ठीक है, जिनका, ये बहुत ही स्टैंडर्ड सी डेफिनेशन बन रही है भाई, जिनका पथ तरंगीय होता है। जिनका पथ क्या होता है भाई? तरंगीय होता है। अब एक मुसीबत आ गई यहीं कहीं, मैंने क्या लिख दिया कि इनका जो पथ, जो रास्ता होता है, जो चलने का तरीका होता है, वो तरंगीय होता है। तरंग का मतलब क्या होता है भाई? तो तरंग का मतलब आप समझिए ऐसा, ये एक स्ट्रेट लाइन को ऐसा फॉलो कर रहा है, ये जिगजैग 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 ये चल रहा है, ये तरंग है भाई। इसमें सिर्फ यही नहीं, और भी चल सकते हैं, इसी फेज में भी चल सकते हैं, ऑपोजिट फेज में भी चल सकते हैं, कुछ भी कहीं से भी चल सकता है भाई। और भी ले लेता हूं मैं, और भी चल रहे हैं इसके अंदर। लेकिन अगर एक फाइनल कंडीशन देखे तो ये ऊपर वाले को मैं एक लाइन अप कर देता हूं, ये नीचे वाले को, ये सभी इसके अंदर ही चल रहे हैं ना। इसके अंदर हजारों करोड़ों किरण ऐसी चल रही होंगी, बहुत सारी वेव्स इस तरीके से चल रही होंगी, लेकिन ये एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो कर रही है। अब यहां पे क्या बात करा जाता है कि भैया ये अपने आप को क्या कर रही है? एक रेगुलर इंटरवल के बाद में रिपीट। ठीक है, ये क्या कर रही है? यहां पे एक रेगुलर इंटरवल के बाद में रिपीट। तो मैं एक रख रहा हूं ताकि आपको एक्सप्लेन हो पाए। ये एक रेगुलर इंटरवल, मतलब यहां तक आई, वही चीज वापस रिपीट हुई, वही चीज रिपीट हुई, वही चीज रिपीट हुई, मतलब अपने आप को क्या कर रहा है? हर एक टाइम के बाद यहां से यहां तक में चलने के लिए जो इसने टाइम लिया, वही बार 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 रिपीट हो रही है। दैट इज कॉल्ड तरंगीय, वेव नेचर। तो एक और बात समझ में आती है, प्रकाश जो है वो यहां पे मैंने लिखा है कि छोटे छोटे कणों से मिलकर के बनी होती है, और चलने का पथ जो है तरंगीय होता है। मतलब प्रकाश जो है ये कणकीय भी है और तरंगीय भी है। अब यहां पे एक बहुत अच्छा सा मुद्दा है हमारे पास। प्रकाश के लिए जब शुरुआत में जब इसके लिए कुछ डिटेलिंग्स दी गई, तो शुरुआत में दी गई डिटेलिंग्स बड़ी ऐसा कह सकते हैं कि कॉन्ट्राडिक्शन टाइप था। मतलब किसी ने कहा, दूसरे ने उसकी बात ही काट दी। अब आप बोलेंगे कैसे? तो जरा सुनिए, आप खुद ही कहेंगे कि हाँ भैया ये क्या बेवकूफियत चल रहा है, जरा समझिएगा। क्या भाई? तो समझिए, हमने कहा कि एक श्वेत प्रकाश है और वो कणों से मिलकर के बनी है। ठीक, डन। चलो, तो कण से मिलकर के बनी है, तो भैया अगर कण है तो वो कांच के अंदर से आर पार कैसे जाएगा? आपने तो देखा ना, जो कांच होता है, जो पारदर्शी कांच होता है, उसके आर पार प्रकाश चली जाती है। तो भाई अगर कोई कण होगा, कोई ठोस होगा, तो वो दूसरे ठोस में कैसे चला जाएगा भाई? एक ठोस दूसरे ठोस में कैसे जाएगा? हम कांच लगाते हैं, हवा तक तो अंदर आ नहीं पाता
है ना, पानी नहीं अंदर आता, हवा नहीं अंदर आता, उसके अंदर से जो प्रकाश है वो अंदर आर पार आ सकती है। जब वो आर पार आ सकती है और उसको कह रहे कि वो कण है, तो भाई मुझे तो गड़बड़ लग रहा है, मैं तो कहूंगा नहीं भैया वो कण वण नहीं है, कण होगी तो एक ठोस के अंदर से दूसरा ठोस कैसे जाएगा। तो क्या कहा, बोले नहीं भैया वो जो है प्रकाश वो तरंग है, तरंग होने के कारण वो क्या हो रही है, वो उस दर्प, वो ऐसा कह सकते हैं उस कांच के आर पार आ जा सकती है। लेकिन दूसरी तरफ उनने एक सवाल उठाया, जिन्होंने कहा था कि भैया कणिकीय है, उन्हें कहा अच्छा ठीक है, आपने नहीं माना ना कि भैया वो ठोस के अंदर मतलब कांच के अंदर से आर पार जाएगी, तो भाई ठीक है चलो, तो हमको इस बात का आंसर दे दो कि सूरज से प्रकाश हमारी पृथ्वी तक आती है। उन्होंने कहा हो भैया बिल्कुल आती है। तो सूरज से हमारी पृथ्वी तक जब प्रकाश आती है तो हमारा वायुमंडल तो पृथ्वी के क्षेत्र तक ही है, बीच में क्या है, तो बोले बीच में वैक्यूम है। वैक्यूम है मतलब क्या, बीच में निर्वात है, मतलब वहां पे कोई माध्यम ही नहीं है, तो प्रकाश तो फिर भी आती है भाई बिना माध्यम के भी। तो अगर वो बिना माध्यम के आ रही है तो इसका मतलब तो उसको कणिकीय होना पड़ेगा। मतलब क्या होता है कि ऊर्जा का एक जगह से दूसरी जगह पे स्थानांतरण जब करना होता है, ऊर्जा एक जगह से दूसरी जगह जब ले जाई जाती है, तो ऊर्जा को ले जाते समय हमको चाहिए होता है क्या, एक माध्यम। अगर माध्यम है तो इजीली चली जाएगी, जैसे साउंड मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है भाई, वायु एक माध्यम है जिसके कारण चली जा रही है। निर्वात क्रिएट कर दीजिए, नहीं जाएगी। तो दूसरा तरीका भाई कि अगर निर्वात में भी कोई चीज चले तो कहा नहीं भैया उसके पास खुद का द्रव्यमान होना चाहिए, ये ऊर्जा किसी के ऊपर रखा के ही तो जाएगी। ऊर्जा अपने आप में ऐसे हवा में तो मिलेगी नहीं भाई, हवा में भी मिलेगी तो क्या होगा, कण है ना, उन कणों पे मिलेगी, मतलब किसी द्रव्यमान के साथ में मिलेगी। तो उन्होंने कहा अगर वो निर्वात में आ रही है तो भैया आपके तरंगीय होने का कोई प्रूफ नहीं है वहां पे तो इसी बात का प्रूफ हो रहा है कि भैया कण है। सूर्य की जो ऊर्जा आ रही है, सूर्य की जो रोशनी आ रही है, उसमें कण है। वो कण जो है निर्वात में जिस वेग से चलेंगे उसी से चलते रह जाएंगे, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंगली, जो जिस अवस्था में उसी में रह जाएगा। तो क्या हुआ, सूरज से एक किरण निकली, मतलब उसके कुछ द्रव्यमान निकले और उनके पास प्रकाश ऊर्जा थी और वो निर्वात में ट्रेवल करके आए। तो मतलब एक बात समझ में आया कि भैया जिन्होंने कण कहा था उनको तरंग वालों ने काट दिया कि भैया कांच के अंदर से वो आर पार नहीं जाना चाहिए, कण है। तो उन्होंने कहा नहीं भैया ये तरंग है, कण नहीं है। तो कण वालों ने कहा कि ठीक है आपका तरंग मैंने मान लिया, तो मुझे आपने बताया नहीं कि भैया जो है ना निर्वात में कैसे गमन करेगा। तो बाद में इन दोनों को कवर अप किया गया और ऐसा देखा गया कि भैया जो प्रकाश है वो द्वैती प्रकृति का होता है, डुअल नेचर का है। डुअल मतलब दो नेचर है, वो कणिकीय प्रवृत्ति भी है और तरंगीय प्रवृत्ति भी है, मतलब प्रकाश कण भी है और प्रकाश तरंग भी है। तो ऐसा कैसे संभव है भाई, तो उसी चीज के लिए ये लाइन लिखी हुई है, जरा देखिए। यह बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिनका पथ तरंगीय होता है। ये जो कण चल रहे हैं ना, ये कण जो चल रहे हैं, ये कण के चलने का रास्ता जो है ये तरंगीय है, मतलब वो कणिकीय भी हो गया और तरंगीय भी। ये कण चल रहा है ये तरंग के रूप में, ये कण चल रहे हैं तरंग के रूप में भाई। तो इसलिए कह दिया कि इसका जो है कणिकीय भी है और तरंगीय भी है। ठीक है, अब क्लियर हो गया। अब क्या क्लियर हुआ, बोले कण है, कांच के अंदर से आर पार जाएंगे, लेकिन कांच का जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, कांच के जो अणु इस तरीके से अरेंज होती है कि उनके अंदर इतनी जगह होती है कि उसके अंदर से ये कणों को आर पार भेजा जा सके। ठीक है, जैसे आप समझिए कुछ तरंगे, जैसे आपकी जो दीवार है वो पूरा बंद होने के बाद भी मोबाइल फोन में आपके सिग्नल्स आ रहे हैं, तो मतलब क्या है, तरंग दीवार के आर पार जा सकती है। तो ऐसा कहा गया कि भैया क्या है, कांच के क्रिस्टल्स ऐसे होते हैं कि उसके आर पार ये कण जा सकते हैं। क्यों जा रहे हैं, क्योंकि ये तरंगीय प्रवृत्ति के। ठीक है, तो अब एक बात समझिए, वो ये कि भैया ये कणिकीय प्रवृत्ति भी है और ये तरंगीय प्रवृत्ति भी है। चलिए, तो भाई ये यहां तक अगर समझ में आ गया तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी डेफिनेशन है भाई हमारे लिए, इसमें सब कुछ आ चुका है जहां से हमारा अगला पॉइंट खुलेगा। तो भाई अल्टीमेटली क्या समझ में आया है इसमें कि अब वस्तु पर, मतलब जो कोई वस्तु को हम देख पाते हैं उसका कारण क्या है, वस्तु पर पड़ने वाले प्रकाश को वस्तु परावर्तित कर देती है। यह परावर्तित किरण जब हमारी आंखों द्वारा ग्रहण किया जाता है तो परावर्तन वस्तु को आंखों के द्वारा देखने के योग्य बनाता है। तो अब एक बात आती है कि भाई ये परावर्तन क्या है, मतलब क्यों कोई वस्तु देख पा रही है तो भैया कह रहे परावर्तन कारण। तो ये परावर्तन अल्टीमेटली क्या है, हम इसकी तरह चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो क्या है भाई परावर्तन, तो परावर्तन जो है उसका मतलब ही है किसी माध्यम में या किसी चिकनी सतह पे, ऐसा कह लेते हैं, किसी चिकनी सतह पे प्रकाश का जाना और टकरा करके वापस उसी माध्यम में लौट आना। मतलब
माध्यम का कोई परिवर्तन नहीं हुआ, प्रकाश गया किसी जगह पे टकराया और वापस आ गया, तो इसी को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब कहेंगे ऐसा क्या, तो भाई दर्पण, इसको कौन बताता है, ये जो जिससे टकरा के वापस आएगा उसको हम क्या कहते हैं, दर्पण। अब जैसे समतल दर्पण है, आप तो सिंपली समझिए, ऐसा दर्पण लिया, इधर से टॉर्च चला है, क्या होता है, प्रकाश ऐसे जाएगी, टकराएगी और वापस आ जाएगी, इसके पीछे जा पाएगी क्या, नहीं। तो मतलब प्रकाश गई, टकराई और वापस आ गई, कहां भाई, इधर जो माध्यम था वायु था, तो वायु में गई, टकराई और वायु में ही वापस आ गई। एक और केस होता है जिसमें प्रकाश दूसरे माध्यम में चली जाती है, जैसे मान लीजिए पानी भरा हुआ है ग्लास के अंदर, अब प्रकाश इधर से आई, वो ग्लास के अंदर पानी से होती हुई दूसरी साइड चली गई, तो इसमें क्या हुआ, प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गई, है ना, प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चली गई। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में नहीं जाएगी, गई, टकराई और वापस आ गई। तो जहां भी बात होगा परावर्तन की, ये जो शब्द है आपका यहां पे परावर्तन, परावर्तन रिफ्लेक्शन का मतलब ये क्या भाई, बाउंसिंग बैक, रिफ्लेक्शन का मतलब बाउंसिंग बैक, टकरा के वापस आना। प्रकाश किसी भी सतह से टकरा करके अगर वापस आ रही है तो उसी को कहते हैं हम प्रकाश का परावर्तन। देखिए, जब प्रकाश की किरण किसी चमकीली सतह से या परावर्तक पृष्ठ से टकराता है तो उसी माध्यम में पुनः मुड़ जाता है जिस माध्यम से यह आता है, इस परिघटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। कैसे होगा, तो आइए देखते हैं। ये एक हो गया मेरा परावर्तक सतह, ये दूसरे साइड में जो एरो एरो डॉट 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 जो बना रहा हूं या लाइंस जो ड्रॉ कर रहा हूं, इसका मतलब होता है कि सतह के पीछे मैंने कर दिया पॉलिश। क्या किया भाई, सतह के पीछे पॉलिश, पेंट कर दिया। कैसा, ताकि प्रकाश किरण अगर इसके ऊपर आएगी ऐसी, तो ये आने के बाद यहां पे ये इधर पीछे ना जा पाए, है ना। मिरर आपने देखा होगा, पीछे से पेंट किया होता, कलई की जाती, तो ये वापस से यहां से टकरा कर वापस इधर आ गया, मतलब जिधर से चला था उधर ही आ गया। अब इसमें क्या करते हैं, जिस पॉइंट पे आके टकराया होता है उस पॉइंट पे हम ड्रॉ करते हैं एक नॉर्मल। अब नॉर्मल क्या होता है भैया, अभिलंब क्या होता है, ये नॉर्मल, अभिलंब क्या होता है, तो अभिलंब का मतलब है कि इस बिंदु पर, ये जहां आकर के टकराई है, ये पॉइंट पी कह लेते हैं। पॉइंट पी मतलब क्या भाई, इसको कहते हैं हम आपतन बिंदु। इस बिंदु पर जो 90 डिग्री हमने ड्रॉ किया, ये सतह पे नहीं है, ये इस बिंदु पर है। इस बिंदु पे जो 90 डिग्री हमने ड्रॉ किया है उसी को हम कहते हैं क्या, अभिलंब। क्या कहते हैं, अभिलंब। अगर हम किसी लाइन पे इस तरीके से एक 90 डिग्री ड्रॉ करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, लंब। अगर मैंने किसी कर्व्ड सेक्शन पे इसको ऐसा 90 डिग्री ड्रॉ किया तो इसको क्या कहते हैं, टेंजेंट, स्पर्श रेखा। इसको क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा। इसको कहते हैं हम लंब। एक प्लेन पर जैसे ए बी पर सी डी लंब हो गई, लेकिन ये कहां है भाई, ये बिंदु पर है। तो जब बिंदु पर होगा तो इसको हम क्या कहेंगे, जब बिंदु पर होगा तो इसको हम कहेंगे अभिलंब। तो यहां पे मैंने ड्रॉ किया एक अभिलंब। अब इस अभिलंब को ड्रॉ करने के बाद जरा नेमिंग देख लेते हैं। तो यहां पे एक स्रोत है जहां से प्रकाश किरण आ रही है, तो स्रोत से आने वाली किरण को कहते हैं आपतित किरण। स्रोत से आने वाली किरण को कहते हैं हम आपतित किरण। और इस बिंदु से टकरा के लौट जाने वाली किरण को कहते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, तो ये कौन सी किरण हो गई, परावर्तित किरण। अच्छा, ये रहा परावर्तित किरण, ये क्या हो जाएगी, परावर्तित किरण। अच्छा, अब क्या होगा भाई, तो अब ये होगा कि यहां पर आप ध्यान से देखें तो आपको देखने को मिलता है कि ये जो लंब हमने ड्रॉ किया था और जो आपतित किरण थी, लंब और आपतित किरण के बीच में जो बनने वाला कोण है इसको हम कहते हैं आपतन कोण। और ये लंब और परावर्तन मतलब परावर्तित किरण के बीच में बनने वाला ये जो कोण है, ये जो कोण है इसको हम कहते हैं परावर्तन कोण। ये जो रेड से मार्क कर रहा हूं ये क्या है, परावर्तन कोण, और वो है आपतन कोण। तो आपतन कोण को आई से और परावर्तन कोण को आर से डिनोट करते हैं। कैसे भाई, आपतन कोण को आई से और परावर्तन कोण को आर से। अब क्या होता है, तो इन सभी की डेफिनेशन बहुत ही आसान है। इन सबकी डेफिनेशन क्या है भाई, स्रोत से आने वाली किरण को आपतित किरण, टकरा करके वापस जाने वाली को परावर्तित किरण, जिस बिंदु पर आकर टकराता है उसको आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर बना हुआ लंब अभिलंब। अब अभिलंब और आपतित किरण के बीच में बनने वाला कोण आपतन कोण, अभिलंब और परावर्तन कोण के परावर्तित किरण के बीच में बनने वाला कोण परावर्तन कोण।
ठीक है, तो मतलब इस तरीके से कंप्लीटली एक प्रकाश का जो परावर्तन कहते हैं वो परावर्तन होती है भाई। ठीक, अब देखिए प्रकाश का परावर्तन हमेशा अपारदर्शी वस्तुओं से होता है, जबकि अपवर्तन पारदर्शी से। जो मैं अभी कह रहा था कि परावर्तन के जैसे ही एक चीज होती है अपवर्तन, उसमें क्या होता है, प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चली जाती है, तो भैया वो पारदर्शी होता है और ये अपारदर्शी। अब यहां पे एक और छोटी सी डील करते हैं, पारदर्शी और अपारदर्शी का मतलब क्या है। तो वो सतह, उस तरीके का ऑब्जेक्ट जिसके अंदर से प्रकाश किरणें इजीली गमन कर सकती हैं, उसको कहते हैं हम क्या, पारदर्शी। अगर इजीली इसके एक सतह है, इस सतह के आर पार ये जा पा रही है, तो ये हो गया पारदर्शी। अब दूसरा एक और कंडीशन है, उसमें क्या होता है कि यहां से हमने मान लीजिए 5 किरणें भेजी, ये 4 और ये 5, और इधर साइड में मुझे कमजोर सी 2 किरणें वापस मिल रही है, तो इसको हम कहते हैं पारभासी। इसको क्या कहते हैं भाई, पारभासी। अब पारभासी का मतलब क्या है, तो पारभासी का मतलब आप समझ लीजिए कि भाई जैसे पेज जो आता है अपना जो नॉर्मल पेज, इसको ऑयल में डुबो दीजिए, ऑयल में डुबोने के बाद क्या होता है भाई, थोड़ा थोड़ा सा दिखने लगता है ना, इसको हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट, इसको कहते हैं हम ट्रांसलूसेंट, मतलब ये पूर्ण रूप से पारदर्शी नहीं है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा जो ट्रेसिंग पेपर आता है ना, बटर पेपर आता है, ट्रेसिंग पेपर आता है, वो क्या होता है, वो पारभासी होता है, थोड़ी थोड़ी सी चीजें दिखती है, कंप्लीट नहीं दिखता। ठीक है, और एक हो गया अपारदर्शी, आपने इस सरफेस के ऊपर ये जितनी भी लाइट्स भेज दो, इधर साइड में कुछ नहीं मिलना, तो ये क्या हो गया, अपारदर्शी। अपारदर्शी, तो ये हो गया भैया 3, क्या है, पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी। लाइट बीम भेजा, पूरा का पूरा जाने दिया, पारदर्शी, कुछ किरणों को जाने दिया और कुछ को रोक दिया, पारभासी, और अपारदर्शी मतलब किसी को भी नहीं जाने दिया। ठीक है, तो जो प्रकाश का परावर्तन है वो किस में होगा भाई, तो प्रकाश का परावर्तन उसमें होगा जिसके पीछे कोई किरण नहीं जा पा रही है, तो मतलब आएगी, टकराएगी और वापस हमारी आंखों तक पहुंच रही है, तो हमको इसमें एहसास होता है कि प्रकाश का परावर्तन हुआ। तो अभी से ये याद रखेंगे कि प्रकाश का परावर्तन का मतलब क्या है भाई, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, है ना, प्रकाश का उसी माध्यम में लौट आना ही कहलाता है प्रकाश का परावर्तन। अब बढ़ते हैं हम इसके नियम की तरफ। यह नियम काफी इंपॉर्टेंट है भाई, आपके जो भी टर्मिनल एग्जाम्स हो या बोर्ड का एग्जाम हो उसमें यह पूछा जाता है। क्या है नियम, तो नियम यह कहता है कि जो यहां पे परावर्तन कोण और यहां पे जो आपतन कोण बना था, किसके किसके बीच, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बना हुआ कोण क्या भाई, आपतन कोण, और आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बने कोण का जो मान है आई, वो परावर्तित किरण और इसके अभिलंब के बीच में बना हुआ कोण, परावर्तन कोण, इन दोनों का मान हमेशा बराबर होगा। अर्थात कुछ ऐसा कह दिया जाए कि ये R और ये I, ये दोनों हमेशा ही कैसे होंगे, बराबर होंगे। मतलब आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यही था इनका पहला नियम। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। और दूसरा नियम, आपतित किरण, दर्पण पर बना अभिलंब और परावर्तित किरण, तीनों एक ही तल में होते। एक ही तल में होने का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं होगा कि ऐसा समझ लीजिए ये आपतित किरण हो गई, ये परावर्तित किरण, ये बीच में अभिलंब, तो ये तीनों में अगर ये अलग प्लेन में हो तो ये ऐसे हो जाएंगे। देखिए ये अलग प्लेन में, ये अलग प्लेन में, ये अलग प्लेन में और ये अलग प्लेन में। प्लेन का मतलब क्या, अगर इन किरणों के पीछे एक इस तरीके से सतह रखूं, जैसे मैंने ये हाथ रखा, तो ये दोनों हाथ इसी सरफेस पे आ रहे हैं ना। अलग प्लेन में होने का होता है ये उठ जाता है, देखिए ये उठा हुआ है, इस प्लेन में नहीं है। ठीक है, तो मतलब ये एक ही प्लेन में होंगे, एक ही तल में होंगे, एक ही समतल में होंगे। ये दो नियम है, क्या, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। क्या भाई, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये हो गया। मतलब ये क्या है कि प्रकाश का जो परावर्तन है, उसके लिए ये दो नियम है और ये दोनों नियम इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक और छोटी सी चीज अब यहां से समझ में आती है कि भाई परावर्तक जो सतह होगा, ये जो सतह जो परावर्तन कर रहा है, ये सतह दो तरीके से पॉसिबल है। या तो ये सतह कैसा हो भाई, प्लेन हो, या फिर ये सतह खुरदुरी हो। ठीक है,
तो हम जरा चर्चा करेंगे इसके ऊपर भी कि परावर्तन का यह नियम गोलीय दर्पण सहित सभी परावर्तक पृष्ठों पर लागू होता है। वो चाहे खुरदुरी हो, वो चाहे चिकनी हो, वो चाहे गोलीय हो, कैसी भी हो, सभी पर यह नियम लागू होता है। कौन सा? प्रकाश के परावर्तन का। क्या है नियम? तो भाई आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, और आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। चलिए बढ़ जाते हैं भाई इसमें आगे। तो देखिए ये जो परावर्तन है जिसके लिए मैं डिस्कस कर रहा था कि ये सभी तलों के लिए लागू होता है, तो यहां पर देखिए अगर स्मूथ सरफेस है, प्लेन सरफेस है, तो भी ये लागू होता है प्रकाश का परावर्तन। और ये अगर इर्रेगुलर सरफेस है, इर्रेगुलर मतलब रफ सरफेस है, ये दिख रहा है, ये जो सतह है ना, ये कैसी दिख रही है आपको? इर्रेगुलर दिख रही है। इस पर भी प्रकाश के परावर्तन का नियम लागू होगा, लेकिन अंतर क्या आएगा कि इसमें देखिए परावर्तन के पश्चात भी ये पैरेलल लाइट बीम्स पैरेलल ही जा रही है, पैरेलल आ रही है और पैरेलल जा रही है, पैरेलल आ रही है, पैरेलल जा रही है। लेकिन यहां पे देखिए पैरेलल आ रही है और यहां पे पैरेलल नहीं जा रही है, मतलब परावर्तन के पश्चात भी पैरेलल नहीं जाएगी, यही इतना अंतर आएगा। किंतु मुझे दो लाइट बीम्स को थोड़ी कंपेयर करना है, मुझे तो एक ही लाइट बीम को कंपेयर करना है। ये आई और ये टकरा के जानी चाहिए, और आकर के टकरा के जाते समय जो अभिलंब बनता है वो बनता है पॉइंट पे। ये अभिलंब कहां बनता है भाई? पॉइंट पे। सरफेस इरेगुलर है ना, पॉइंट थोड़ी। देखिए मैं यहां पे एक पॉइंट मार्क कर रहा हूं, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट थोड़ी इरेगुलर है। बिंदु क्या होता है भाई? बिंदु जिसमें कोई डायमेंशन ही नहीं होता, ना लंबाई ना चौड़ाई ना ऊंचाई, तो भैया ये इरेगुलर रेगुलर कैसे हो गया? मतलब ये नियमित और अनियमित कैसे हो गया? यहां पे दूसरा पॉइंट, इसी प्रकार से यहां पे तीसरा पॉइंट, ये तीनों पॉइंट देखिए। इस पॉइंट को क्या लेना देना है आपके किसी भी प्रकार के अभिलंब से, मतलब सतह से। बेसिकली ये पॉइंट पे बनेगा अभिलंब, तो सतह से कोई लेना देना है ही नहीं, तो सतह से कोई लेना देना नहीं है। अर्थात यहां पे जो बनेगा ये आपतित किरण के लिए I और ये जो बनेगा परावर्तित किरण के लिए R, ये दोनों ही कोण बराबर होंगे, मतलब लागू होगा। क्या इस प्रकार का परावर्तन चिकने सतह से होता है तथा आपतित किरणें परावर्तन के पश्चात समांतर ही रहती है। दूसरा, अगर अनियमित से, इर्रेगुलर सरफेस से, तो भाई इस सतह का परावर्तन खुरदुरे सतह से होता है तथा परावर्तन के पश्चात आपतित समांतर किरणें समांतर नहीं होती, है ना। आपतित किरणें जो समांतर थी वो परावर्तन के पश्चात समांतर नहीं है। देखिए समांतर नहीं है, ठीक है। तो भाई यहां पर ये रेगुलर और इरेगुलर दोनों के लिए ही वैलिड है। अब बारी आती है कि भाई इसको कहेंगे क्या? तो इसको कहते हैं दर्पण। क्या कहते हैं इसको? दर्पण। दर्पण का मतलब आप समझते हैं, जो रोज मिरर आप देखते हैं वह है दर्पण। उसमें क्या होता है भाई? तो उसमें आपकी प्रतिबिंब देखने को मिलती है। कब? जब प्रकाश की उपस्थिति हो। बिना प्रकाश की उपस्थिति में, तो अंधेरे में आप ऐसा मिरर लेके देखेंगे, कुछ नहीं दिखेगा भाई। आपको प्रकाश चाहिए उसमें देखने के लिए, क्योंकि हमें दिखने का कारण ही ये है कि प्रकाश आएगी, मेरे ऊपर टकरा करके मिरर में जाएगी और मिरर से फिर हमारी आंखों में आएगी, तो मिरर में हमें हमारे होने का एहसास होता है भाई। तो क्या होता है इसमें? तो जरा समझिए, जो ये सतह था जिसको हम कह रहे थे कि अपारदर्शी सतह है, और इस पे जो लाइट बीम आएगी वो बाउंस बैक होकर के वापस आ जाएगी, तो ये जो सतह होगी, इस सतह को ही हम क्या कहते हैं? इस सतह को हम मिरर कहते हैं, इस सतह को ही हम दर्पण कहते हैं। अब ये दर्पण दो तरीके से संभव है, या तो ये बिल्कुल ऐसा प्लेन हो, खड़ा हो, या फिर ये कैसा हो, तो ये कर्व्ड हो, ऐसा घुमा हुआ। मतलब क्या है? दो ही रेगुलर सरफेसेस पॉसिबल है ना, या तो स्ट्रेट लाइन में हो या फिर वक्र हो, है ना, सरल रेखीय हो या फिर वक्राकार हो। तो सरल रेखीय होगा तो इसको हम कहते हैं प्लेन मिरर, समतल दर्पण, और अगर ये वक्राकार होगा तो इसको कहते हैं हम स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण। मतलब क्या भाई कि दर्पण जो है, जरा देखते हैं, यह एक चमकीला और अधिक पॉलिश किया हुआ परावर्तक पृष्ठ होता है जो अपने सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। जैसे आपने कांच के देखें, कांच में क्या करते हैं भाई? एक तरफ से पॉलिश कर दिया जाता है, एक तरफ से पेंट कर दिया जाता है, वो सिल्वर कलर का पेंट कर दिया जाता है, चमकीला बना दिया जाता है। तो प्रकाश किरणें कैसी होती है, जरा देखिए, ये चमकीली सतह, ये लाइट बीम जाती है, पहले सतह पे पड़ने के बाद ये दूसरे सतह से परावर्तित होती है, क्योंकि जो पॉलिश किया गया वो पिछले सतह पे, तो वहां से जाकर के परावर्तित होती है, इसलिए थोड़ी सी मोटाई होती है। आप जो कांच देखते हो उसमें मोटाई होती है। अच्छा, इसको अगर छोड़ते हैं, हम तो ले आते हैं स्टील का एक बर्तन, बहुत चमकीला होता है भाई, बहुत चमक रहा होता है नए पर। तो स्टील के बर्तन में क्या होता है भाई? सेम, क्या चमकीला सतह है ना, ऐसा थोड़ी बोला था कि वो कांच ही होना चाहिए। क्या बोला गया था कि भैया चमकीला सतह होना चाहिए और अधिक पॉलिश क्यों? भाई स्टील है, बहुत पॉलिश हुई होगी,
ठीक है। या फिर कोई भी नए तरीके का कोई भी पॉट, कोई भी मेटल की बात करते हैं, उसको अगर हम रगड़ेंगे, घिसेंगे, तो मेटल भाई चमकीला होता है, मेटल चमकता ही है, तो उसके अंदर आपकी इमेजेस बनने लगती है, जो प्रतिबिंब उसमें बनती है, जो भी ऑब्जेक्ट आएगा उसकी प्रतिबिंब बनेगी, और उस ऑब्जेक्ट को, किसको, जिसमें आपको प्रतिबिंब दिख रहा है, उसको ही हम दर्पण कहते हैं। और ये दो तरीके से पॉसिबल है, एक प्लेन और एक स्फेरिकल। प्लेन का मतलब भाई कि ये जो सीधा और सपाट हो, ये सीधा और सपाट हो, मतलब ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ समतल हो, समतल दर्पण कहलाता है। ऐसा जिसका समतल हो, क्या कहलाएगा, समतल दर्पण। आप जो रेगुलरली घरों में यूज करते हैं अपने आप को देखने के लिए, उसी को कहते हैं भैया समतल दर्पण। कैसा होता है इसके अंदर, तो देखिए इसका पहले तो उपयोग की बात कर लेते हैं। तो घरों में चेहरा देखने के लिए किया जाता है, या फिर सैलून्स, ब्यूटी पार्लर्स आदि में इसको यूज किया जाता है भाई। चलिए, इसके अलावा समतल दर्पण का क्या काम है, तो समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के प्रकृति जरा देख लेते हैं कि इससे जो प्रतिबिंब बनती है वो कैसी बनती है। तो आप सभी को पता है, ये रोज देखते हैं हम, क्या देखते हैं भाई कि मुझे लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट दिखता है सबसे पहले। तो मतलब यहां पे जो व्यक्ति है उसका सामने से व्यू दिखेगा, तो ऐसा ही होगा ना कि अगर मैं यहां पे एक फॉर्म करता हूं, ये एक व्यक्ति है ऐसा, और ये मिरर में अगर अपने आप को देख रहा होगा, तो ये मिरर में कैसा दिखेगा, ऐसा। क्या हुआ, ये 180 डिग्री रोटेट हो गया, 180 डिग्री घूम गया, ऊपर नीचे नहीं, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट। ठीक है, तो एक चीज जरा देखते हैं कि भैया ये घूम जाता है, और क्या होता है भाई, तो ये जो प्रतिबिंब बन रहा है इसको टच कर सकते हैं क्या, जैसे ये व्यक्ति इसको टच कर सकता है क्या, नहीं। अगर यहां टच करने जाएगा तो इसकी उंगलियों के ही निशान बनने लगेंगे, मतलब ऐसा कह सकते हो इसकी उंगली की परछाई प्रतिबिंब बनने लगेगी, मतलब ये इस प्रतिबिंब को टच नहीं कर सकता। अच्छा, तो अगर टच नहीं कर सकता, इसका मतलब इसके द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी। इसके द्वारा जो इमेज बन रही है वो कैसी बनेगी, इमेजिनरी, आभासी बनेगी। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब किसको कहते हैं, जिसको टच कर सके। ठीक, प्रतिबिंब के बारे में भी 2 सेकंड के लिए सुनते हैं। प्रतिबिंब का मतलब क्या है भाई, कि जो उसकी आभासी होगी, मतलब सिर्फ और सिर्फ हमको प्रतीत होगी, वो वास्तव में नहीं होगी, उसको किसी पर्दे पर नहीं लिया जा सकता। और अगर वो वास्तविक प्रतिबिंब होगी तो एक फिल्म पे, एक पर्दे पे, एक जगह पे एक लिया जा सकता है, उसको टच किया जा सकता है, किसी भी एंगल से देखा जा सकता है। आप समझिए ना, आपको मैं समझाता हूं ऐसा कि ये एक दर्पण है, मैं अगर यहां से देख रहा हूं तो मुझे इस दर्पण में इधर की कोई वस्तु दिखाई दे रही होगी, और कोई इधर साइड से देख रहा होगा तो उसी जगह पे इधर से दिख रही होगी, मतलब इसी सेम पोजीशन पे, इतनी ही दूरी की मैं बात करता हूं, मुझे कुछ और इमेज दिखेगी, और इधर से देखूंगा तो इसी जगह पे दूसरे व्यक्ति को क्या दिख रही है, कुछ दूसरी इमेज दिख रही है। अर्थात अगर ये एक वास्तविक इमेज होती, मान लीजिए एक पेंटिंग होती, तो क्या ऐसा संभव है इधर से दूसरी दिखे, उधर से दूसरी दिखे, है ना, ऐसा संभव नहीं है। अच्छा, एक और पेंटिंग आपने देखी होगी, वो लाइनिंग लाइनिंग बनी होती है, इधर से देखो तो कुछ और दिखती है, इधर से देखो तो कुछ और दिखती है। तो उसका कारण होता है भाई, उसके अंदर देखिएगा कुछ लाइंस खींची होती है, बहुत ही छोटी छोटी सी, है ना, पोलराइजेशन यूज करते हैं, है ना, वो आगे की क्लासेस में आपको देखने को मिलेगी। बट स्टिल यहां पर मैं समझाता हूं आपको कि जो आभासी इमेज होगी, आभासी प्रतिबिंब का मतलब ही क्या होता है भाई, कि वो आपको हर एंगल से बदल जाएगी, आप उसको छू नहीं सकते, आप उसको पर्दे पर नहीं ले सकते। ये सभी गुण होता है किसके अंदर, जो दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है। अच्छा, सीधा होता है, सीधा का मतलब क्या भाई, ऊपर का ऊपर ही, नीचे का नीचे ही बनता है ना। तथा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर बिंब वस्तु के सामने रखा होता है। मतलब आप जितना सामने होते हैं दर्पण से, दर्पण में प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनता है, जितना सामने आप है उतना ही दर्पण में पीछे की तरफ प्रतिबिंब बनता है। सेम कलर का बनता है भाई, और सेम साइज का अपीयर होता है। 2 पॉइंट और है, क्या, सेम कलर और सेम साइज, है ना, क्या हो जाएगा, सेम कलर, सेम कलर, रंग चेंज होता है क्या, नहीं, रंग सेम बनता है। और सेम साइज, सेम साइज का मतलब मैं सिखाता हूं, सेम साइज का मतलब जैसा ऑब्जेक्ट अपीयर हो रहा है ना, उस साइज का ऑब्जेक्ट अपीयर होने का क्या मतलब, तो ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी सी एरोप्लेन ऊपर से जा रही है और नीचे मैंने मिरर रख दिया तो उस एरोप्लेन की एक्चुअल साइज मेरे को देखने को मिल जाएगी। क्या दिखेगी, तो एपरेंट साइज। एपरेंट साइज मतलब खुली आंखों से जितना छोटा एरोप्लेन दिख रहा है, मिरर में भी उतना ही छोटा एरोप्लेन दिखेगा, उसकी एक्चुअल लेंथ नहीं दिखेगी। और एक बात, जितनी दूरी पर मिरर से वो एरोप्लेन है, उतनी ही दूरी पर मिरर में नीचे की तरफ वो मेरे को दिखने वाली है क्या, वो एरोप्लेन।
तो भाई एक बात बताओ ना, इतनी पतली सी मिरर और इतना बड़ा सा आसमान उसके अंदर कैसे? अगर रियल होगी तो संभव नहीं था। इसका मतलब ये क्या है? आभासी है। जो दर्पण के पीछे कुछ भी बनेगा वो सब आभासी होगा भाई। दर्पण के पीछे कुछ भी बनेगा आभासी होगा। तो 2 पॉइंट और है इसमें, क्या? सेम कलर और सेम साइज। ठीक, चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन, अगले टॉपिक की तरफ। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है भाई गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण का मतलब क्या? स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर का मतलब क्या? तो जब हमने अभी चर्चा की थी कि एक मिरर, एक दर्पण जो हो सकता है वो कैसा हो सकता है? एक समतल। समतल मतलब एक प्लेन हो सकता है, स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा में। और दूसरा हमने क्या कहा कि वो कर्व्ड हो सकता है, वो घुमा हुआ हो सकता है ना? तो ये घुमा हुआ है। घुमा हुआ का मतलब क्या भाई? तो देखिए ना, हमने गोलीय कहा ना, तो हम एक गोला ले लेते हैं पहले। तो ये हो गई गोला। अब इस गोले में 2 संभावनाएं हैं। क्या संभावना है भाई? तो एक तो यह है कि इसको काट दिया जाए, यहां से काट दिया। काटने के बाद एक हिस्सा, जो इधर वाला हिस्सा, जो पहला हिस्सा है वो ये रहा, और ये जो दूसरा हिस्सा है उसको मैंने यहां रखा, ये दूसरा हिस्सा। ये दोनों हिस्से दिख रहे होंगे। ये आधा इधर का जो सेक्शन है, ये जो सेक्शन है, ये वाला, ये रेड कलर से जो मैं मार्क कर रहा हूं, ये वाला जो सेक्शन मैंने यहां रख दिया। और ये जो बचा हुआ सेक्शन है, ये बचा हुआ सेक्शन हमने उठा करके ये इधर साइड में रख दिया, ये बचा हुआ सेक्शन। अब ये दोनों सेक्शन क्या हैं? तो आपको दिख रहे होंगे ये दोनों ही एक गोले के पार्ट हैं, इसीलिए इसको कहते हैं हम गोलीय दर्पण। अब इसको दर्पण बनाएंगे। अभी के लिए एक छोटा सा पॉइंट है मेरे पास कि इस गोले में एक केंद्र होगा। ये जिस भी गोले का पार्ट है उसका एक केंद्र होगा। मतलब ये एक गोला जो बनाएगा इधर, ये किसी ना किसी केंद्र होगा, कुछ ना कुछ। इसको केंद्र हम मान लेते हैं सी। उसी प्रकार से ये भी इधर जब बन रहा होगा, इसको मैं डॉटेड करके अगर ऐसा पूर्ण करता हूं तो इसका भी एक गोला होगा, मतलब इसका भी एक केंद्र होगा। ठीक है, तो ये हो गया भैया केंद्र। अब इसमें जरा समझने की बात आती है कि इसको गोलीय दर्पण क्यों कहते हैं। भाई अभी तक तो गोला है, दर्पण जैसा तो कुछ आया नहीं, तो दर्पण जैसा भी आएगा भाई। अभी आपको समझ में आ चुका है इतनी सी बात। तो दर्पण जैसा देखिए कैसे होता है। तो हमने कहा था दर्पण बनाने के लिए आपको एक कांच लिया, चिकनी सतह ली और एक साइड पॉलिश कर दिया, हाईली पॉलिश्ड। तो मैंने तो भैया ये कांच लिया है, और कांच का जो ये पीछे का जो हिस्सा है इसको मैंने ये पेंट कर दिया। ये जो आपको दिख रहा है ये पेंट हो गया। अब ये जब पेंट हो गया तो चिकना सतह कौन हुआ? ये बाहर वाला। अब ये जो बाहर वाला चिकना सतह हुआ, मतलब अंदर का भाग हो गया पॉलिश, और बाहर का जो पृष्ठ हो गया ये हो गया कैसा? परावर्तक पृष्ठ। मतलब इसमें जब कोई भी प्रकाश किरण आएगी ऐसा, तो ये प्रकाश किरण टकरा करके वापस इसी माध्यम में। उसी प्रकार हमने क्या किया, इसके बाहर के क्षेत्र को पॉलिश कर दिया और अंदर का जो क्षेत्र है उसको परावर्तक बना दिया। बाहर का क्षेत्र क्या हो गया? पॉलिश, और अंदर का जो क्षेत्र है ये हो गया परावर्तक। तो बाहर का क्षेत्र पॉलिश होने और अंदर का परावर्तक पृष्ठ होने के कारण ये भी अगर कोई लाइट बीम आएगी तो इसको क्या करेगा? मोड़ देगा। दोनों जगह पर सेम देखिए, यहां पर भी परावर्तन हुआ, यहां पर भी परावर्तन हुआ, लेकिन ये उभरे हुए भाग से और ये दबे हुए भाग से। तो इसी को कहते हैं हम क्या भाई? गोलीय दर्पण। अच्छा, ये जो है देखिए, इसका परावर्तक पृष्ठ वक्र मतलब मुड़ा हुआ होता है। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर या बाहर की ओर वक्रित होता है, या तो वो अंदर की तरफ या बाहर की तरफ वक्रित है। वक्रित मतलब घुमा हुआ। अच्छा, ऐसे दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। और होते कितने तरीके के भाई? तो 2, एक अवतल और एक उत्तल, एक कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स। तो आपको मैं अब यहां से सिखाता हूं, क्योंकि कंफ्यूजन वाला मामला है भैया ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स, मतलब अवतल और उत्तल बड़ा कंफ्यूजन मामला है। तो जरा समझिए, हम सभी का जो हाथ है उसको अगर अपन देखते हैं तो एक सतह ये थोड़ा सा लाइट और ये पीछे का सतह डार्क होता है। ये चिकनी सतह कह लेता हूं फ्रंट, और इसको कह लेता हूं मैं कैसा भाई? ये डार्क मतलब पॉलिश्ड वाला सतह। अब क्या किया? तो अब भैया इससे एक काम करना है, इस हाथ को या तो मैं ऐसा मोड़ सकता हूं या फिर ऐसा मोड़ सकता हूं। या तो ये ऐसा मुड़ेगा या फिर इधर मुड़ेगा। अगर ये इस प्रकार मुड़ा हुआ है, इस प्रकार मुड़ा हुआ है, मतलब क्या? इसका केंद्र किधर आएगा? चिकने सतह की तरफ केंद्र आएगा। इसका केंद्र, इसको घुमाऊंगा तो केंद्र इधर आएगा ना, चिकने सतह की तरफ। और दूसरा एक तरीका है कि इसका केंद्र भाई जो ये पॉलिश्ड वाला हिस्सा है ना, जो ये पॉलिश करने वाला पेंट वाला जो हिस्सा है, इधर साइड में आएगा केंद्र।
मतलब ये दो तरीके हो गए, एक भाई मतलब चिकने सतह की तरफ केंद्र और दूसरा किधर पॉलिश सतह की तरफ केंद्र, है ना। इसी से याद रखेंगे भाई। और ये एग्जाम में एक ऐसा चीट है जो एग्जाम में भी ले जा सकता है भाई। हाथ थोड़ी घर पर रख के जाएंगे, हाथ तो ले जाएंगे। क्या करेंगे अब तो देखिए, केव मतलब क्या होता है भाई। इस केव का मतलब, केव मतलब होता है गुफा। क्या होती है? गुफा। अब बताइए, गुफा जैसा, ये गुफा का मुंह है ना, पीछे गुफा है नहीं दिख रही, अभी के लिए क्या है? गुफा का मुंह। अब इस गुफा के मुंह में क्या होगा भाई? तो इस गुफा के मुंह में यह हुआ कि केंद्र 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 और ये चिकना सतह दोनों एक ही तरफ है। केंद्र और चिकना सतह दोनों एक ही तरफ है, तो ये कॉनकेव है, अवतल है। और अगर पॉलिश किया हुआ सतह और केंद्र दोनों एक तरफ हो जाए तो वो हो जाएगा कॉन्वेक्स, उत्तल। कॉन्वेक्स भाई, वैक्स फैलना, ऐसा ये फैलाओ ये, और कॉनकेव ये रही केव, गुफा। ठीक है, अब होगा क्या? तो अब एक बात बताइए, आपको बहुत आसानी से इसको समझाता हूं। आपको एक बॉल लेनी है और इसके ऊपर मारना है। चलो मारते हैं। एक गेंद अगर आपने मारा, ठीक है, एक गेंद आपने मारा यहां कहीं से, ये गेंद आएगी, टकराने के बाद क्या होगी? तो आप कहेंगे भैया ये उथली हुई सतह पे यहां पे गेंद अगर टकराएगी तो और दूर भाग जाएगी, अगर नीचे आकर टकराएगी तो और दूर भाग जाएगी। जबकि दूसरे वाले सतह में आते हैं, जब इसमें आप कहते हैं एक गेंद आप यहां पे मारिए, ये गेंद यहां पे आएगी, ये टकरा करके क्या होगी भाई? वापस। लेकिन इसमें देखिए, ये दूर भाग गई और ये क्या होगा? ये इसमें से गेंद जाएगी, टकराएगी, वापस यहीं पे, ये जाएगी, टकराएगी, वापस यहीं पे। मतलब ये क्या होगी? संकुचित हो जाएगी और ये दूर भाग जाएगी। मतलब क्या होता है कि जब हम बात करते हैं उत्तल दर्पण की, तो उत्तल दर्पण में जो प्रकाश परावर्तित होता है वो फैल जाता है, और जब अवतल दर्पण में बात करते हैं तो वो एकत्रित हो जाता है। ठीक है, इस सतह पे आप खुद से सोच के देखिए ना, कोई भी बॉल मारूंगा तो इसके केंद्र की तरफ आकर के टकराएगी, है ना, ऐसे टकराएगी, यहीं रह जाएगी, टकराएगी, यहीं रह जाएगी। और ऐसा सतह होगा तो टकरा के दूर। अच्छा, एक और बात, ये मालूम है, ये आपने देखा है, भले दर्पण के रूप में नहीं देखा होगा, लेकिन आपने डीटीएच के लिए जो वो एंटीना लगता है छत पे, छतरी जिसको कहते हैं भैया, वो सबने देखा है। उसका क्या काम होता है भाई? वो इसी तरीके का तो सतह होता है, ऐसा सतह होता है, ऐसा करके उसको अटैच किया होता है। अब इसमें क्या होता है? कोई भी प्रकाश की कोई भी किरण, मतलब तरंगे आती हैं और तरंगे आकर के एकत्रित होने लगती, और जहां एकत्रीकरण होता है ना, वहीं पे एक ऐसा एलएनबी लगा होता है, ये कैमरे जैसा, ये एलएनबी यहीं पे लगी होती है, क्योंकि जितनी भी किरणें आएंगी, जितने भी बेसिकली तरंग आएगा, वो सब यहीं पे आके एकत्रित होंगे। तो ये अवतल हो गया भाई, इसी को कहते हैं अवतल। अवतल में क्या होगा? वो जो छतरी है उसमें आप समझिए ना, अंदर के साइड पे गेंद मारेंगे तो टकरा करके संकुचित होगी, और उसके पिछले वाले हिस्से पे मारेंगे तो टकरा करके दूर भाग जाएगी। मतलब क्या हुआ? दो चीजें, अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर, इसका पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले की केंद्र की ओर धसा हुआ वक्रित होता है, और उत्तल दर्पण मतलब इसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है। तो भैया ये हो गया हमारा उत्तल और ये हो गया हमारा अवतल दर्पण। ठीक है, एक हो गया हमारा उत्तल दर्पण और दूसरा हो गया हमारा अवतल दर्पण। चलिए, तो अब हम देख लेते हैं कि ये जो दोनों दर्पण है ना, इन दोनों दर्पणों के कुछ प्रमुख भाग को, मतलब ये दर्पण जो बने हैं इसमें कुछ नेमिंग्स है जिनके बारे में हमें जानना जरूरी है कि भाई किस पॉइंट को क्या कहते हैं। कैसा भाई? तो जरा देखिए, ये जो दर्पण था, ये जो दर्पण है हमारा, ये हमने फॉर्म किया था, इसको ये बन जाएगा हमारा ये वक्र, और ये हमने कर दिया क्या? पॉलिश। ये हो गया हमारा पॉलिश। अब इसमें क्या देखने को मिल रहा है? तो ये वक्र एक पूरे वृत्त का, मतलब एक पूरे स्फीयर का, गोले का पार्ट है। ये हो गया हमारा गोला। तो इसका एक केंद्र होगा, इस केंद्र को हम कहते हैं क्या भाई? वक्रता केंद्र। इस वक्र का केंद्र है ना, पूरे गोले का नहीं, क्योंकि ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा तो है ही नहीं यहाँ पे, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है ही नहीं, तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। ठीक है। अच्छा, एक और चीज आप कि इस ये जो दर्पण होगा, इसका जो मिड पॉइंट होगा, जो बीचों बीच जो बिंदु होगी, मतलब दर्पण है ना, इसका जो बीचों बीच, सिर्फ लेंथ का ही नहीं, विड्थ का भी, चौड़ाई का भी, वो जो बीचों बीच पॉइंट होगा उसको हम कहते हैं क्या भाई? उसको कहते हैं हम ध्रुव, पोल। इसको क्या कहते हैं हम? पोल। अच्छा, इसके बाद आता है क्या?
ये जो ए बी जो पॉइंट है, ये जो दर्पण का जो पॉइंट है ए बी, इसको हम कहते हैं द्वारक। क्या कहते हैं? द्वारक। द्वारक क्यों? ये द्वार है ना, इतने के ही अंदर जो प्रकाश किरणें आएंगी उनको ये परावर्तित करेगा, मतलब ये द्वार के भांति काम कर रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम? द्वारक। तो ये भैया हो गया इसका द्वारक। अब इसके बाद किसकी बारी आती है? तो ये द्वारक के बाद में अब है हमारे पास पीसी। पीसी मतलब ये पोल से केंद्र की दूरी। तो भाई आप तो ये समझिए, परिधि से केंद्र की दूरी, परिधि से केंद्र की दूरी भैया त्रिज्या। अब चूंकि ये वक्र की है तो वक्रता त्रिज्या, वृत्त की होती है तो वृत्त की त्रिज्या, वक्र की है तो वक्रता त्रिज्या, मतलब पीसी वक्रता त्रिज्या, और त्रिज्या को आर से डिनोट करते तो आर लिख दिया। अच्छा, अब ये दो पॉइंट भाई, ये पी और सी, इन दोनों लाइनों को ज्वाइन कर देंगे, इन दोनों पॉइंट्स को एक लाइन से ज्वाइन करेंगे, और वो लाइन क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष। इसको हम कहते हैं मुख्य अक्ष। इसी प्रकार से जो पीसी का जो मिड पॉइंट होगा, पीसी का मिड पॉइंट, ये पीसी का मिड पॉइंट, उसको हम कहते हैं फोकस। ठीक है, क्या कहते हैं? फोकस। और ये जो होता है मेरा एफ सी, सॉरी, ये जो हमारा होगा एफ पी, बेसिकली एफ पी, उसको कहते हैं हम फोकस दूरी, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एफ से। तो इतने सारे नेमिंग्स इसके अंदर में होते हैं भाई। क्या क्या चीजें होता है? तो इसके अंदर में होता है ए बी, ये द्वारक। द्वारक मतलब क्या भाई? मिरर के, मतलब मिरर के सबसे बड़ी कॉर्ड, सबसे बड़ी इसका जो जीवा होगा उसी को कहते हैं हम द्वारक। मिरर का मिड पॉइंट जो होता है उसको कहते हैं पोल ध्रुव। इस मिरर का जो केंद्र होगा उसको कहते हैं वक्रता केंद्र। इसकी जो त्रिज्या होगी उसको कहते हैं वक्रता त्रिज्या। इस केंद्र और त्रिज्या को ज्वाइन कर, केंद्र और पोल ध्रुव को जब ज्वाइन करते हैं तो मुझे मिलता है मुख्य अक्ष। केंद्र और पोल के बीच का मिड पॉइंट फोकस, और फोकस से पोल की दूरी कहलाती है क्या? वो कहलाती है हमारी फोकस दूरी। अच्छा, एक और बात, सभी दूरियां, सभी डिस्टेंसेस कहां से ली जाती है भाई? तो इस पोल से। सभी डिस्टेंसेस इस पोल से ली जाती है, ठीक है ना? चाहे वो वक्रता त्रिज्या हो, ये आर हो, ये भी पोल से, चाहे वो फोकस दूरी हो, ये भी पोल से, ये सब कुछ पोल से ही ली जाती है। अच्छा, अब जरा इनकी डेफिनेशंस की बात कर लेते हैं। आपको इस डायग्राम में तो सब कुछ समझ में आ गया, हम इनके डेफिनेशंस की एक बार बात कर लेते हैं जल्दी में। तो जरा देखिए, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, इसे पी से इंगित किया जाता है। गोलीय दर्पण के, ये गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के जो मध्य बिंदु, जो मिड पॉइंट है, केंद्र है, उसको कहते हैं भाई क्या? पोल ध्रुव। वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो भाई गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है। ये देखिए, ये गोले का क्या है? भाग है। इस गोले का केंद्र को गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इस गोले के केंद्र को क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं भाई। सिमिलरली वक्रता त्रिज्या, तो भाई गोलीय दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, है ना? गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच को क्या कहते हैं भाई? दूरी को वक्रता त्रिज्या। इसी प्रकार बढ़ते हैं हम आगे, तो भाई फोर्थ पॉइंट में हमारे पास मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। मुख्य अक्ष मतलब रेफरेंस एक्सिस। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली सीधी रेखा एक दर्पण का मुख्य अक्ष होती है। भाई ये जो है ना, पी और सी, ये दो पॉइंट मुझे मिल गए थे, ये पीसी को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी, इसी को हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं दर्पण का मुख्य अक्ष। इसी प्रकार मुख्य फोकस, प्रिंसिपल फोकस, दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के एक अन्य बिंदु एफ होता है, जिसे मुख्य फोकस कहते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर, भाई मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आएगी तो परावर्तन के फलस्वरूप, यह था इसका मुख्य अक्ष, इसके समांतर एक किरण आई तो ये परावर्तन के फलस्वरूप, ये परावर्तन के फलस्वरूप जिस बिंदु पर जाकर के मुख्य अक्ष को काटेगी, ये आई, यहां से टकराने के बाद ये मुख्य अक्ष को काट के निकल गई। और यहां पर अगर आप बनाते हैं तो यहां पे बना सकता हूं मैं अभिलंब, ये केंद्र से ज्वाइन होगी। तो ये हो गया भाई हमारा आपतन कोण, ये हो गया मेरा परावर्तन कोण। ये मेरी आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण। तो मतलब मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण परावर्तन के फलस्वरूप मुख्य अक्ष को जिस पॉइंट पे काटती है उसी को हम कहते हैं फोकस। इसी को क्या कहते हैं? फोकस। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें परावर्तन के बाद
अवतल दर्पण में इसी मुख्य फोकस पर प्रतिच्छेद करती है तथा उत्तल दर्पण में प्रतिच्छेद करती हुई प्रतीत होती है। या तो प्रतिच्छेद करेगी या करती हुई प्रतीत होगी। तो ये प्रतीत होना और ये काट देना, इसकी हम चर्चा अभी जस्ट करने वाले। तो यहां तक आपको समझ में आया होगा कि इसके अंतर्गत आने वाले सभी पॉइंट्स, ठीक है। कुछ और पॉइंट्स हैं जैसे कि फोकस दूरी, फोकल लेंथ। क्या होता है भाई? दर्पण के ध्रुव एवं मुख्य अक्ष के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ये मुख्य फोकस के बीच की जो दूरी है, इसको क्या कहते हैं भाई? इसको हम फोकस दूरी कहते हैं। इसको स्मॉल f से डिनोट करते हैं। और यह दूरी वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। मतलब एक चीज, ये जो f है ना, ये r/2 होता है, ये मिड पॉइंट है। या यूं कहूं कि r = होता है वो ट्वाइस ऑफ f होता है ना। ये जो दूरी है ये पूरी इसका आधा है ये, तो या तो उसका डबल कहिए या फिर उसका आधा कहिए। चलिए नेक्स्ट, द्वारक। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अधिकांशतः गोलीय होता है, अतः पृष्ठ का एक वृत्ताकार सीमा रेखा होती है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की इसी सीमा रेखा का व्यास दर्पण का द्वारक कहलाता है। ये वाली जो लाइन है, ये जो मैक्सिमम, इसी को हम क्या कहते हैं? व्यास। अब इसी को कहते हैं हम क्या? द्वारक। चलिए, तो ये हो जाता है भाई यहां पर क्या, हमारा जो इसके मुख्य पद है, जो रिलेटेड जो टर्म्स है वो खत्म। अब हम बात कर लेते हैं क्या? प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार। मतलब जो दर्पण है उसमें क्या बननी है? प्रतिबिंब बननी है। तो बनने वाली प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, उसकी स्थिति कैसी होगी, उसका आकार किस प्रकार का होगा, इसकी हम चर्चा करने वाले हैं यहां पे। तो भाई देखिए, बिंब की स्थिति, इसका मतलब होता है कि वह स्थान जहां पर वस्तु रखी गई। बिंब की स्थिति मतलब क्या? वह स्थान जहां पर वस्तु रखी गई है, ठीक है। वस्तु मतलब जिसका प्रतिबिंब दर्पण में बनना है उसको। प्रतिबिंब की स्थिति मतलब वह स्थान जहां दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है, वो जगह जहां पर दर्पण प्रतिबिंब बनाएगा। प्रतिबिंब का साइज मतलब प्रतिबिंब का आकार है, जो यह बताता है कि वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से छोटा है, बराबर है या वस्तु से बड़ा है। भाई जब प्रतिबिंब बनता है, जो इमेज बनती है, वो हो सकता है वस्तु से छोटी बने, हो सकता है वस्तु के बराबर बने, हो सकता है वस्तु से बड़ी बने। अच्छा, इसी प्रकार प्रकृति की बात करेंगे तो यह बता पाता है कि भाई उसका जो प्रतिबिंब है वह आभासी है या सीधा है। प्रकृति का मतलब आभासी है या सीधा है, और वास्तविक है उल्टा है। मतलब एक चीज आभासी है तो वो सीधा ही होगा, आभासी और सीधा, और वास्तविक होगा तो क्या होगा भाई? वो उल्टा, ठीक है। वास्तविक होगा तो उल्टा, आभासी होगा तो सीधा। तो मतलब आभासी और वास्तविक क्या है भाई? तो जिसको टच कर सकते हैं, जिसको छू सकते हैं, वो क्या है भाई? वास्तविक। और जिसको नहीं टच कर सकते हैं वो आभासी। जिसकी सिर्फ कल्पना, सिर्फ देखने के लिए प्रतीत हो रही है, वो है आभासी। तो ये हो जाती है भाई प्रकृति। अब आगे थोड़ी सी बात करते हैं कि ये प्रतिबिंब की जो प्रकृति है, वो जो दो तरीके की हम चर्चा करते आ रहे हैं, वो क्या है भाई? तो यह प्रतिबिंब सदैव दर्पण के सामने एवं उल्टा बनता है। कौन? वास्तविक। और आभासी और सीधा का क्या होता है? यह प्रतिबिंब सदैव दर्पण के पर्दे के पीछे और सीधा, मतलब दर्पण के पीछे बनेगा तो आभासी होगा। एक बात बताइए ना, दर्पण के पीछे तो पॉलिश कर दिया था, उसके पीछे जगह ही नहीं थी, और वहां प्रतिबिंब बन रहा है, तो वो कैसा होगा? आभासी है ना, वो रियल नहीं है, वो वास्तविक नहीं है। किंतु जब हम बात करते हैं वास्तविक की, तो वो दर्पण के सामने ही बनेगी, जिधर वस्तु रखा है उधर ही, क्योंकि दर्पण में वस्तु को हमेशा दर्पण के सामने रखना होता है। दर्पण के पीछे रखेंगे कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनेगी। तो भाई ये भी हो गया क्लियर। अब अवतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब, क्या करें बात? अवतल दर्पण जो है उससे अब प्रतिबिंब हम बनाते हैं और देखते हैं कि कैसे कैसे प्रतिबिंब बनेंगे। तो भाई अवतल दर्पण में बनने वाली प्रतिबिंब वस्तु की स्थिति पर निर्भर करेगी। ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच रखा गया बिंब का ही केवल प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है, अन्यथा अवतल दर्पण के किसी भी जगह रखी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है। तो भाई ये तो एक तरीके से आपके लिए एग्जाम्पल हो गया। हम जरा चलते हैं उस प्रतिबिंब को बनाते हैं। वो प्रतिबिंब जब हम बनाएंगे तो हमें समझ में आएगा कि ये जो आभासी वास्तविक कह रहे हैं वो सब चीजें क्या है। तो आ जाते हैं, हमारे पास एक टेबल है और ये टेबल डील करती है अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में। मतलब किसी अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बन सकता है,
तो किसी भी दर्पण से प्रतिबिंब के बनने के लिए आपको कुछ पॉइंट्स सिखा रहा हूं मैं, इसके बाद हम इस टेबल पे आ जाएंगे। तो क्या होता है जरा देखिए, ये सभी अवतल दर्पण है और सभी अवतल दर्पण से अलग अलग परिस्थितियों में बन रही है प्रतिबिंब। कैसे और क्या हो रहा है तो जरा हम उसकी चर्चा कर लेते हैं। आपके लिए एक सिंपल सॉर्टेड सी चीज है, वो ये कि अगर एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण मतलब ये पीछे का हिस्सा पॉलिश है और सामने का मतलब जो अंदर का जो है, अंदर वाला भाग वो चिकना है, वो परावर्तक सतह है। तो इसमें क्या क्या लोकेशन है तो देखिए, एक तो लोकेशन हो गया भैया अनंत, दूसरा लोकेशन हो गया हमारा सी, अगला लोकेशन हो गया मेरा एफ और आखिरी लोकेशन हो गया मेरा पी। मतलब अगर एक लाइन में ड्रॉ करता हूं तो इस लाइन पे मतलब मुख्य अक्ष जो है इस पे क्या क्या है, एक तो पी है, सभी में देखिए पी है, इसके पीछे क्या होगा भाई, एक फोकस होगा, उसके पीछे केंद्र होगा और इधर एक अनंत होगा। इतने पॉइंट्स होते हैं, अनंत, सेंटर, फोकस और पोल। अब एक बात समझाता हूं मैं आपको, फोन पे किसी से बात करते हुए बताना है, जैसे मान लो अपन दो दोस्त भैया कहीं जाना है, एक डेस्टिनेशन पे पहुंच गया और हम अब उसके यहां पहुंच रहे, तो हमें उसको बताना है फोन पे कि भैया हम कहां तक पहुंचे। तो क्या होता है, जनरली हम इस तरीके के कुछ लैंडमार्क्स यूज करते हैं। कैसे भाई, जैसे मान लीजिए आप घर से निकले, घर से निकलने के बाद में आप ऐसा समझ लीजिए कि भाई एक स्कूल है, ठीक है, कुछ दूर आगे बढ़ते हैं तो एक है ना पेट्रोल पंप है और कुछ दूर बाद उसका जो डेस्टिनेशन है वो पहुंच गए। मतलब क्या क्या मिला भाई, ये आपका हो गया घर, घर से आप निकले तो कुछ दूरी पर आपको देखने को मिल गया क्या भाई स्कूल, स्कूल से कुछ दूरी पर निकले तो आपको मिल गया पेट्रोल पंप और कुछ दूरी पे तो उसका डेस्टिनेशन सामने वाले का घर आ गया। अब कैसे बताएंगे, तो फर्स्ट कॉल में आपने बताया उसे कि भाई मैं अभी जो है ना घर से निकला, तो पहला स्टेज तो हो गया घर से निकला। फिर थोड़ी देर बाद दोबारा कॉल आ गया, बड़ा बेसब्रा सा दोस्त है भाई, है ना, तुरंत ही फोन लगा रहा। तो दूसरी स्थिति क्या है, घर से निकल के स्कूल तक पहुंचा नहीं, तो ये दूसरी स्थिति हो गई कि भैया घर और स्कूल के बीच में। तीसरी स्थिति ये हो गई कि भैया मैं स्कूल पे पहुंच गया हूं। चौथी स्थिति तो मैं बोलूंगा भैया स्कूल से चलने के दिया लेकिन पेट्रोल पंप नहीं पहुंचा हूं, तो चौथी स्थिति ये होगी। पांचवी स्थिति तो बोले पेट्रोल पंप तक पहुंच गया हूं मैं। छठवीं स्थिति तो पेट्रोल पंप और उसके घर के बीच में हूं। और सातवीं स्थिति मतलब छठवीं स्थिति जो होगी है ना वो ये हो गई। और सातवीं स्थिति की बात करेंगे तो भैया हम उसके घर ही पहुंच गए, अब क्यों फोन लगाएगा, तो सातवीं स्थिति नहीं होगी। कुल कितनी स्थिति हो गई, 6। क्या क्या, तो पहला तो हो गया भैया ये इनफाइनाइट अनंत, दूसरा हो गया ये अनंत और सी के बीच में, है ना। अगर मैं इस लाइन में यहीं पे मार्क करता हूं तो ये पहली कंडीशन हो जाती है मेरी, ये इनफाइनाइट है, ये फर्स्ट कंडीशन इनफाइनाइट। सेकेंड कंडीशन भाई, तो सेकेंड कंडीशन ये हो गई इनफाइनाइट और सी के बीच में। तीसरी कंडीशन जो होगी वो हो गया सी पर। चौथी कंडीशन भाई सी और एफ के बीच में। पांचवी कंडीशन हो गया भैया ये एफ पर। छठवीं कंडीशन हो गई ये। इतने लोकेशंस हमारे होंगे। ये क्यों करा रहा हूं, तो इसके पीछे एक लॉजिक है। ये पूरा अभी आपके फिंगर टिप्स पे याद होने वाला है। ये बिल्कुल ऐसे फिंगर्स पे सब कुछ याद हो जाएंगे भाई। ये जितना इमेज फॉर्मेशन दिख रहा है, ये जो कुछ भी उलझी हुई कहानियां दिख रही है, ये कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल। अब के बाद से कभी भूलेंगे भी नहीं, इतना ज्यादा सिंपल है। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल याद करेंगे, कभी याद नहीं होगा, ये सब भूल जाएंगे। क्या करें, तो आपको मैंने आइडेंटिफिकेशन लोकेशन बताई। क्या बताया मैंने, देखिए सेंटर, फोकस और पोल, ये तीन चीजें तो पता ही है ना। ये दर्पण है, ये दर्पण है, देखिए पोल है, फोकस है, सेंटर है, इनफाइनाइट है। देखिए पोल है, फोकस है, सेंटर है और इधर इनफाइनाइट हो जाएगी। पोल है, फोकस है, सेंटर है, पोल, फोकस, सेंटर, पोल, फोकस, सेंटर, पोल, फोकस, सेंटर, सब में। एक इनफाइनाइट मतलब बहुत दूर, इनफाइनाइट का मतलब बहुत दूर। तो देखिए केसेस, पहला केस है जब वस्तु अनंत पर है। कहां है वस्तु, अनंत पे। वस्तु अनंत पे है ना, तो प्रतिबिंब कहां बनेगी। ये दूसरा केस है, यहां है अनंत और ये है सेंटर। देखिए अनंत और सेंटर के बीच में, ये अनंत और सेंटर के बीच में, बिटवीन इनफाइनाइट एंड सेंटर। अगला जो ये केस देखने को आपको मिल रहा है, ये कहां दिख रहा है भाई, तो ये एट सेंटर, सेंटर पर ही आ गया। चौथा जो केस आपको देखने को मिल रहा है, आप देखिए वस्तु कहां है, ये रहा सेंटर और ये है फोकस, इन दोनों के बीच में ये रखिए वस्तु, ये है वस्तु। तो ये क्या हो गया भाई,
बिटवीन सेंटर एंड फोकस। अगला केस देखिए, तो ये ऑब्जेक्ट कहां आ चुका है, देखिए फोकस पे ही रखा है, एट फोकस। और अगला केस आप देखेंगे तो ये फोकस और ये रहा पोल, फोकस और पोल के बीच में, तो बिटवीन फोकस एंड पोल। ठीक है, ये पूरे 6 केसेस हो गए। अब देखिए, पहला इंफिनिटी, दूसरा इंफिनिटी और सी के बीच में, तीसरा सी पर, चौथा जो है वो सी और एफ के बीच में, पांचवा एफ पर, और छठा जो है एफ और पी के बीच में। अब क्या करेंगे, तो आप अपने फिंगर पे ऐसा मार्क कर लीजिए भाई, क्या ये हो गया मेरा इंफिनिटी, ये हो गया मेरा सेंटर, ये हो गया मेरा फोकस, ये हो गया पोल। ये ऐसा बिल्कुल यहां पे बकायदा ऐसा पेन चला करके इसमें लिखिए इन्फिनिटी, ये आप लिखिए क्या सेंटर, ये आप यहाँ पे एफ और यहां पर पी। देखिए आज के बाद से कैसे नहीं याद होता, ये इन्फिनिटी हो गया, ये क्या है इन्फिनिटी, ये सेंटर, ये हमारा हो गया फोकस, ये पोल। अब ये इन्फिनिटी और ये हो गया हमारा सेंटर, तो ये क्या होगा, इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में। मतलब सबसे पहला केस क्या, इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी, दूसरा इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में, फिर सेंटर पर, फिर सेंटर और फोकस के बीच में, सेंटर और फोकस के बीच में, फिर फोकस पर, फोकस और पोल के बीच में। और पोल पे पहुंच गए तो कुछ नहीं होगा, पोल पे इसमें पहुंच भी नहीं सकते, ये दर्पण के अंदर होगा, पोल नहीं पहुंच सकते। तो ये हो गई 6 केसेस जहां पे हम वस्तु को रखेंगे, ये 6 केसेस जहां पे हम वस्तु को रखेंगे। तो प्रतिबिंब कहां कहां बनेगा, जरा देखिए, प्रतिबिंब बनाने की कुछ कंडीशंस भी है और कहां बनेगा, कैसे बनेगा। तो प्रतिबिंब बनाने की कंडीशन ये, जब अनंत पे होता है तो जो प्रकाश किरणें आती है वो समांतर आती है मुख्य अक्ष के। जब अनंत पे होता है तो प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती है, मुख्य अक्ष के समांतर आई, ये रही मुख्य अक्ष, ये समांतर आई, और आने के बाद टकरा करके ये क्या होगी, तो ये फोकस से होकर के गुजरेगी। मतलब इतना बड़ा ऑब्जेक्ट था लेकिन इसकी इमेज कहां बनी, फोकस पे, और कैसी बनी है, पॉइंट साइज। उसी प्रकार मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया इन्फिनिटी और सी के बीच में, ये इन्फिनिटी है और ये सी के बीच में, मतलब ऑब्जेक्ट दिख रहा, 2 किरणें चलती है, ये 2 किरणें इसी तरीके से मार्क करेंगे, ऐसे ही बनेगा। आपको सबसे पहली एक लाइन ड्रॉ करनी है जो सेंटर से होकर के जाए। अब जो ये सेंटर से होकर के लाइन जाएगी वो इसी पर लौट आएगी प्रकाश किरण। अब बोलेंगे ऐसा क्यों, तो भाई सेंटर से इस पॉइंट को ज्वाइन करने वाली ये जो लाइन है ये तो लंब होगी ना, 90 डिग्री पे ही जाएगी ना, ये इस पे कैसे जाएगी, 90 डिग्री पे। तो जो 90 डिग्री पर आपतित होगी वो 90 डिग्री पर ही परावर्तित हो जाएगी, क्योंकि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। क्या होता है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो ये आपतित हुई 90 डिग्री पे तो परावर्तित भी हो जाएगी 90 डिग्री पे। अब क्या हुआ भाई, तो एक किरण चलेगी इसके समानांतर मुख्य अक्ष के, वो टकरा के फोकस से लौट जाएगी। अब 2 किरणें आई है, एक किरण चली है मुख्य अक्ष के समानांतर जो कि फोकस से होकर के लौट आई है, और एक किरण जो हमारी चली थी वो किरण हमारी चली है, वो किरण चली है वक्रता केंद्र वाली। इन दोनों का जो कटान बिंदु है, यही कटान बिंदु हमको रिप्रेजेंट करता है किसको, ये पॉइंट ए को, ये हो गया पॉइंट ए, तो इसको नेम कर दिया ए डैश। तो इसका ये जो बेस होगा इसको हमने क्या नेम कर दिया, ये हो गया मेरा बी डैश। ये बन गई हमारी प्रतिबिंब। अब आप प्रतिबिंब देखिए, ए बी इतना बड़ा है, ए डैश बी डैश कितना छोटा है, ए बी जो है वो बड़ा है और ए डैश बी डैश जो है वो काफी छोटा दिख रहा है भाई। तो मतलब क्या समझ में आता है कि जब इन्फिनिटी और सी के बीच में रखेंगे तो इसकी प्रतिबिंब छोटी बनेगी, नीचे की तरफ बनी है मतलब उल्टी बनेगी, और वास्तविक किरणों की वजह से बन रही है मतलब वास्तविक बनेगी। मतलब इसमें जो बनी इमेज वो छोटी बनी, वास्तविक बनी और उल्टी बनी। उसी प्रकार से वक्रता केंद्र पर ही रख दिया तो फिर से वही 2 इमेजेस, 2 लाइनें बनेंगी, एक लाइन ये बनी और ये चली आई, एक लाइन ये, तो ये दोनों की वजह से जो पॉइंट मिल रहा है वो यहीं पे मिलेगी। मतलब जितनी बड़ी ऑब्जेक्ट उतनी ही बड़ी इमेज, लेकिन उल्टी और वास्तविक। उसी प्रकार सेंटर और फोकस के बीच में रख दिया तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनी बहुत बड़ी, और बनी कहां, सेंटर और इंफिनिटी के बीच में। उसी प्रकार यहां पर रख देंगे तो ये बनेगी इंफिनिटी पर। ये देखिए ये जो 2 किरणें जा रही हैं वही 2 किरणें ये कहां जाकर के मिलेगी, अनंत पे। क्यों, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हो गई। जब दोनों किरणें पैरेलल हो गई
दोनों किरणें पैरेलल हो गई तो कहां जाके मिलेगी, अनंत पे भाई। उसी प्रकार इसमें बात करते हैं तो ये एक एक्सेप्शनल केस है ना, हम इसकी भी चर्चा करेंगे। जरा हम आ जाते हैं अपने टेबल पे, फिर हम बात करते हैं, ठीक है। तो हमारा टेबल जो कहता है वो ये कहता है भाई कि हमने जो अभी आपको फिंगर पे लिखाया है, वो फिंगर पे लिखने का वजह देखिए, ये हो गई हमारी यहां पर पहली केस अनंत पे, दूसरी केस सेंटर से परे, मतलब सेंटर और इंफिनिटी के बीच, तीसरा जो केस हो गया सेंटर पे, चौथा केस सेंटर और फोकस के बीच, पांचवा केस फोकस पे, और छठवां केस ये एक्सेप्शनल है, इसको थोड़ी देर के बाद समझेंगे। 5 केसेस के लिए आपको कुछ नहीं करना, आप यहां पे लिखना शुरू कीजिए, 5 4 3 2 1। देखिए अनंत पे रखेंगे तो इमेज बनेगी फोकस पे, अनंत पे रखेंगे तो इमेज फोकस पे, और रखेंगे ऑब्जेक्ट को फोकस पे तो इमेज बनेगी अनंत पे। मतलब फर्स्ट और ये फिफ्थ में अगर रिलेशनशिप देखेंगे तो ये फर्स्ट और फिफ्थ में एक रिलेशन देखने को मिल रहा है। कैसा, तो ये देखिए, ये यहां, ये सेकेंड वाला इसके साथ और थर्ड वाला खुद के साथ। मतलब अनंत पे रखेंगे तो इमेज बनेगी फोकस पे, और ऑब्जेक्ट को रख देंगे फोकस पे तो इमेज बन जाएगी अनंत पे। यहां पे भाई क्या हुआ कि अगर C और इंफिनिटी के बीच में रखेंगे तो इमेज बनेगी F और C के बीच में, और अगर F और C के बीच में रख देंगे तो बनेगी C और इंफिनिटी के बीच में। उसी प्रकार से C पर रखेंगे तो कहां बनेगी, C पर ही। मतलब ऐसा कि ये जो 5 आपको आइडेंटिफाइड लोकेशंस मैंने अभी आपको याद कराया कि ये 5 हमारे पास आइडेंटिफाइड लोकेशंस होंगे, वो पांचों आइडेंटिफाइड लोकेशंस क्या थे भाई, तो वो ये था, इंफिनिटी था, C था, F था, P था, है ना। ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, तो भाई 5 तक की बात कर रहा हूं। तो आपको क्या करना है, 1 2 3 4 5, इधर में इमेज बन जाएगी 5 4 3 2 1, 5 4 3 2 1 में यही वाली बातों को पलट करके लिख देंगे बस। अब इसके बाद आप इसके साइज की बात करें तो सबसे पहले तो देखिए बिल्कुल बिंदु, फिर छोटा, फिर समान, फिर बड़ा, और फिर बहुत बड़ा। मतलब ये भी एक ऑर्डर में चल रहा है। कैसा भाई, तो सबसे पहले पॉइंट, फिर छोटा, फिर बराबर, फिर बड़ा, फिर बहुत बड़ा। मतलब सबसे पहले पॉइंट, छोटा, फिर बराबर, बड़ा, बहुत बड़ा। तो ये देखिए इसका भी ऑर्डर याद हो गया, इसको भी अलग से नहीं याद करना। ऐसा ही होगा ना, एक पॉइंट है, पॉइंट से क्या होगा, थोड़ा सा बढ़ेगा लेकिन वस्तु से छोटा है, फिर वस्तु के बराबर हो गया, फिर वस्तु से बड़ा हो गया, फिर वस्तु से बहुत बड़ा हो गया। अब ये तो बिल्कुल कॉपी पेस्टेड है, वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा, क्योंकि हर केस में आपने देखा तो वास्तविक इमेज बन रही थी और उल्टी बन रही थी, वास्तविक बन रही थी और उल्टी बन रही थी। तो ये जो याद कराया था इसमें पलट करके लिख लेंगे, ये हो गया था इंफिनिटी, ये हो गया था सेंटर, ये हो गया था फोकस, ये हो गया था पोल। अब आपको यहां तक में यहीं से उल्टा करके लिख लेना भाई, बस बात खत्म, याद हो जाएगी। ठीक है, चलिए, तो यहां तक हमने देखा इससे बनने वाले इमेजेस को, है ना। अब छठवें की बात कर लेते हैं। छठवें केस में क्या होगा, ये 5 केसेस तो आपको दिख गए, पांचों केसेस में एक ऑर्डर चल रहा है। क्या, वस्तु जैसे जैसे करीब पहुंच रही है ना, वस्तु जैसे जैसे करीब पहुंच रही है, इमेज जो है वो शिफ्ट होते जा रहा है। मतलब आप समझिए, वस्तु को एक पॉइंट राइट शिफ्ट किया तो इमेज एक पॉइंट लेफ्ट शिफ्ट हो रही है। पहला कंडीशन इंफिनिटी और फोकस का। अगला देखिए, एक कदम आगे आ गए इंफिनिटी और सी के बीच में, तो इमेज फोकस से एक कदम लेफ्ट आ गई, देखिए फोकस और सी के बीच में। अगला चलिए, इसका अगला टारगेट क्या होगा भाई, सेंटर पे, और इसका भी अगला टारगेट क्या होगा, सेंटर पे। ये देखिए आ गई सेंटर और सेंटर पे। इसका अगला टारगेट क्या होगा, सेंटर और फोकस के बीच में, तो इसका अगला टारगेट क्या हो जाएगा, सेंटर और इन्फिनाइट के बीच में। देखिएगा वही होगा, सेंटर और फोकस, तो ये चला गया सेंटर और इन्फिनाइट। इसका अगला टारगेट भाई, तो ये चला जाए फोकस पे, और ये चली जाए कहां, इन्फिनाइट पे, तो ये देखिए चला गया फोकस पे, ये चली गई इन्फिनाइट पे। अगला टारगेट इसका, तो ये चला जाए इन दोनों के बीच में, होता है एफ और पी के बीच में, ये चला गया एफ और पी के बीच में। लेकिन अब इनफाइनाइट वाली काम नहीं होगी। अब क्या होगा, ये दोनों किरणें अब आगे फैलने लगेंगी। मतलब ये किरणें, एक किरण यहां से गई और ये निकल गई, और दूसरी किरण तो आपको पता ही है वक्रता केंद्र से होकर गुजरती। अब ये दोनों किरणें आपस में मिलने से रही, तो क्या करेंगे भाई, तो इनको डॉटेड करके पीछे की तरफ हमने ज्वाइन कर दिया, और यहां पर मिल गई मुझे आवर्धित प्रतिबिंब। ये जो था इसकी बड़ी इमेज बनी, लेकिन दर्पण के पीछे बनी। पीछे बनी मतलब ये क्या है भाई, ये आभासी है, और ये अगर आभासी है तो मतलब ये सीधा है। अच्छा, सीधा उल्टा कैसे कह रहा हूं, तो आप देखिए ना, ये ए और ए डैश जस्ट नीचे बन रहा है ना,
तो यह आभासी उल्टा हो गया। और अगर इसमें बात करते हैं, ये इसका ए और इसका ए डैश उसी साइज में दिख रहा है, उसी साइड में दिख रहा है, तो ये कैसा हो गया भाई, ये हमारा जो बन रहा है, ये बन रहा है सीधा बन गया। तो मतलब इससे ये समझ में आता है कि ये हमारे 6 केसेस इसी तरीके से बन रहे हैं कि ऑब्जेक्ट को आपको राइट शिफ्ट करना है, इमेज आपकी लेफ्ट शिफ्ट होती जाएगी। ऑब्जेक्ट को आप राइट शिफ्ट करते जाइए, इमेज आपकी लेफ्ट में शिफ्ट होती जाएगी। मतलब ये जो छठवां केस था हमारा, फोकस तथा पोल के बीच में रखेंगे तो इमेज बनी दर्पण के पीछे, आवर्धित बनी और आभासी और सीधा बनी। ये शुरू का 5 केस अलग और छठवां एक्सेप्शनल केस इसलिए क्योंकि यही एकमात्र केस है अवतल दर्पण में जहां पर आभासी बनता है, आभासी बनता है और बड़ा बनता है, ठीक है, और सीधा होता है। तो मतलब ये एक छठवां केस इसमें एक्सेप्शनल केस हो गया, ठीक है। तो ये हो गया भाई अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब। अब हम जरा बात कर लेते हैं कि भाई जो हमारे अवतल दर्पण है उसका उपयोग कहां कहां होता है, कहां कहां पे हम अवतल दर्पण को यूज करते हैं। तो देखिए अवतल दर्पण का समांतर टॉर्च, सर्च लाइट, वाहन के जो अग्रदीप जो हेडलाइट्स होते हैं उसमें प्रकाश का शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए, बड़ा भैया बहुत ही ज्यादा खतरनाक से ये हो गया स्टेटमेंट, जरा समझिए इन शॉर्ट। कुछ नहीं, आपने हेडलाइट देखा है, हेडलाइट में पीछे की तरफ इस तरीके से कुछ अरेंजमेंट होती है और यहां पर काट करके एक इस तरीके से बल्ब लगा होता है। बाहर साइड में आप चाहे इस तरीके से लगा लीजिए, बंद कर दीजिए कुछ भी। अब ये जो सतह ये देखिए ना, ये कैसा सतह है, ये अंदर के यहां से जो बल्ब जलेगा, जो बल्ब जलेगा, ये प्रकाश की किरणें यहां तक आ रही, तो ये किरणें जो भी आती है इसको ऐसा कर देता है, ये समांतर कर देता है। यहाँ पे जो भी किरणें आएंगी समांतर हो जाएगी, ये जो किरणें आएंगी समांतर होती जाएंगी, ये जो किरणें होंगी समांतर होती जाएंगी। मतलब टॉर्च में यही होता है ना, पीछे का भाग आपने देखा होगा, यही होता है सेगमेंट भाई। पीछे आपके टॉर्च के पीछे एक प्लेट ऐसी कनेक्ट होती है और ये कौन सा दर्पण होता है भैया, अवतल दर्पण है। आपकी हेडलाइट है, आपकी टॉर्च है, उसमें इसी तरीके से कनेक्शंस होते हैं। ये क्या करता है भाई, तो ये तो एक बल्ब जलाएंगे तो प्रकाश तो ऐसे फैल जाती है। मुझे फैला हुआ प्रकाश नहीं चाहिए, मुझे किसी एक केंद्र पर चाहिए, एक ही पॉइंट पे चाहिए, तो इससे एकत्रित कर दिया जाता है। इस तरीके से सभी प्रकाश पुंजों को एकत्रित कर लिया जाता है, इसलिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है किसमें भाई, हेडलाइट्स में, टॉर्च में, सर्च लाइट में, इन सभी जगहों। ठीक है। दूसरा, प्रायः चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है ना, सेविंग मिरर के रूप में भी इसका इस्तेमाल करते हैं भाई। अच्छा, जो दंत विशेषज्ञ हैं वो भी अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं मरीजों के दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए, है ना, वो भी इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके का होता है ना, ये जो अरेंजमेंट होती है इस तरीके का, एक लेंस जैसा, एक मिरर जैसा लेकर के जाते हैं मुंह में, उसमें उसकी प्रतिबिंब बनती है ना, दांत की जो है प्रतिबिंब बनती है। और कैसी प्रतिबिंब बनेगी, वो आवर्धित बनेगी भाई, बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है। अगला, सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। भाई क्या करते हैं, जब सौर भट्टी का मतलब ही होता है सोलार एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं बहुत ज्यादा ही हीट प्रोड्यूस करने में। ठीक है, तो बहुत ज्यादा जब हीट प्रोड्यूस करनी है तो क्या करना पड़ेगा, जो भी केंद्र, जो भी आ रही है प्रकाश, उन सभी को एकत्रित कर दीजिए एक बिंदु पे, तो हो जाएगा भाई। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं इसी प्रकार से उत्तल दर्पण द्वारा, है ना। दो तरीके के दर्पण हमने पढ़ा था, एक हमने पढ़ा था भाई ये अंदर के भाग से परावर्तित होगी, और दूसरा था ये बाहर के भाग से परावर्तित होगी। अंदर वाले भाग को हमने पॉलिश किया था। तो इस केस में क्या होगा भाई, तो इसमें यह है कि 2 ही केस बनेंगे। क्यों भैया यहां पे 2 ही केस बने, वहां पे 6? तो इसका कारण है, यह हो गया भाई हमारा उत्तल दर्पण। अब देखिए ना, इसका जो सेंटर है वो राइट हैंड साइड में है, फोकस जो है वो भी राइट हैंड साइड में है, और ये सेंटर और फोकस ये दोनों आभासी भी है भाई, ये रियल नहीं है, वास्तविक नहीं, आभासी लग रहे हैं। अब क्या होगा, तो इसमें जो ऑब्जेक्ट की लोकेशन होगी भाई, वस्तु मैं इधर रखूंगा तो कुछ प्रतिबिंब बनेगी क्या, तो आप कहेंगे नहीं भाई, जिधर पॉलिश है उधर कुछ रख देंगे तो कहां से इमेज बनेगी। अगर इसकी इमेज बनानी है तो कहां रखनी पड़ेगी वस्तु को, फ्रंट में। अब फ्रंट में 2 ही लोकेशन बनती है ना, एक तो अनंत, एक अनंत, और दूसरी अनंत और पोल के बीच में, अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के पोल के बीच में, मतलब बिटवीन, ऐसा लिख लेता हूं मैं, इनफाइनाइट एंड पोल। यही 2 ऑप्शन बचते हैं, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये तो मुझे पता है कि अनंत पर से जब कोई भी, अनंत पर से जब कोई भी लाइट बीम आएगी, जैसे मैं यहीं के लिए बनाता हूं, अनंत पर से ये एक लाइट बीम आ रही है, तो ये यहां से और बाहर की तरफ चली जाएगी और हमें प्रतीत होगा कि फोकस से आ रही है। यूं ही अगर इधर से बनाता हूं तो ये मुझे लगेगा कि ये फोकस से आ रही है, लेकिन यहां नहीं रही फोकस से।
तो मतलब फोकस पर से आती हुई प्रतीत होती है। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी भाई, फोकस एफ की दर्पण के पीछे, फोकस एफ पर दर्पण के पीछे, क्योंकि अनंत से आने वाली किरणें समानांतर आती है किसकी, मुख्य अक्ष के, और ये टकरा करके चली गई तो मतलब ये प्रतीत होगी कि फोकस से आ रही है। उसी तरीके से अब इसमें क्या होगा भाई, तो ये पॉइंट साइज बनता है, बिंदु आकार का बनता है फोकस पे, और ये आभासी होगा और सीधा होगा। भाई राइट हैंड साइड में बन रहा है ना, आभासी है, दर्पण के पीछे बन रहा है ना, आभासी है, आभासी है तो सीधा ही होगा। अब इंफिनिटी और पोल के बीच में होगा तो भाई फोकस तथा पोल के बीच में बनेगा, मतलब इन दोनों के बीच में, यहां पे ऐसा, इन दोनों के बीच में यहीं पे बनेगा। और कैसा बनेगा भाई, अगर यहां पे बनेगा तो छोटा बनेगा, वस्तु से हमेशा छोटा, और चूंकि राइट साइड में बन रहा है मतलब आभासी और सीधा। पॉलिश साइड के दाहिने तरफ बन रहा है, मतलब पॉलिश साइड के तरफ बन रहा है, तो कैसा होगा भाई, आभासी और सीधा। तो चलिए इसके लिए हम एक किरण आरेख भी देख लेते हैं। तो ये हो गई इसके लिए किरण आरेख। क्या है भाई किरण आरेख में, तो ये हो गई हमारी अनंत पे वस्तु, ये समानांतर आ रही है मुख्य अक्ष के, ये किरण चली गई, तो ये मुझे कैसा प्रतीत होगी, किस फोकस से आ रही है। उसी प्रकार से ये किरण है, ये टकरा करके चली गई, मुझे फोकस से प्रतीत होगी। और अगर इस पे बिल्कुल 90 डिग्री पर ही आई तो इसी पर वापस चली गई, ठीक है ना। 90 डिग्री पर अगर आपतन होगा तो जो परावर्तन है वो भी 90 डिग्री पे। और दूसरा जो केस था कि भाई इंफिनिटी और पोल के बीच में रख दिया, ये रख दिया। अब यहां से एक किरण जो होती है जाती है क्या, मुख्य अक्ष के समानांतर, और दूसरी जो किरण होती है वो जाती है कहां भाई, सीधे सेंटर पे। तो ये वाली जो किरण जो जा रही है सेंटर पे, ये यहां तक तो जाएगी और यहीं से टकरा के वापस आ जाएगी, ये गई और यहीं से टकरा के वापस आ गई, मतलब इधर जाने का कोई कॉलम ही नहीं। तो क्या करें, तो इसको डॉटेड करके आगे बढ़ा देता हूं। इसी प्रकार यहां पे जो किरण गई थी समानांतर, ये चली जाएगी बाहर और ये प्रतीत होगी कि ये आ रही है हमारे फोकस है। अब ये दोनों के इंटरसेक्शन से जो मिला इसी को कहेंगे इमेज। आप देखिए ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है और इमेज कितनी छोटी है, और इमेज की लोकेशन जो है पोल और फोकस के बीच में। और कैसी है भाई, तो ये जो है ये आभासी है। कैसे पता लगा आभासी है, क्योंकि ये दर्पण के पीछे बनी और आभासी है और सीधा है, आभासी है तथा ये सीधा है, ठीक है। तो ये हो जाता है भाई यहां पे हमारा दोनों के लिए किरण आरेख। तो इससे हमको समझ में आता है कि भाई इसकी लोकेशन कहां बनेगी प्रतिबिंब, कैसी बनेगी प्रतिबिंब, और उसका किरण आरेख। ये हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में भी बहुत मददगार होने वाले हैं। हम एटलीस्ट उसकी डायरेक्शन, उसका जो साइज है वो बता सकते हैं, हम उसके बारे में बता सकते हैं कि उसकी प्रकृति क्या होगी। हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट की स्थिति को देख करके बता सकते हैं। बाकी जो न्यूमेरिकल वैल्यूज आएंगे वो तो अलग की बात है, मतलब देख करके भी इसके आंसर हल किए जा सकते हैं। चलिए भाई इसका उपयोग देख लिया जाए। तो उत्तल दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहन के पश्च दृश्य दर्पणों के रूप में, है ना, जो वाहन होती है उसमें जो साइड मिरर होती है जो देखने के लिए यूज करते हैं। कारण क्या होता है, ये इस तरीके से उभरी हुई होती है तो ज्यादा से ज्यादा दूरी की चीजों को ये दिखा पाती है ना। मतलब जो ड्राइवर है उसके बाजू वाली जो मिरर होगी उसमें पीछे की बहुत दूर तक की इमेजेस साफ साफ देखने को मिल जाती है। ये दर्पण वाहन के पार्श्व साइड में लगे होते हैं तथा इसमें ड्राइवर अपने पीछे वाहनों को देख सकते हैं जिससे सुरक्षित रूप से वाहन चला सके। इसके साथ ही इसका उपयोग टेलीस्कोप में भी होता है भाई, जो टेलीस्कोप होता है इसमें भी इसका उपयोग होता है। उत्तल दर्पण का उपयोग स्ट्रीट लाइट रिफ्लेक्टर के रूप में भी किया जाता है, क्योंकि एक बड़े क्षेत्र पर प्रकाश प्रसार करने में सक्षम है। भाई स्प्रेड करना है, जहां फैलाना है वहां पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। और जो हेडलाइट थी उसमें किसका, अवतल दर्पण का कर रहे थे, क्योंकि वहां केंद्रित करनी थी और यहां केंद्रित नहीं, यहां पे फैलाना है। चलिए तो ये हो गया भैया उत्तल दर्पण के उपयोग। अब इसमें जरा समझते हैं, वाहनों में साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण को जो प्राथमिकता दी जाती है, ये जो साइड मिरर है इसकी प्राथमिकता इसलिए दी जाती है, देखिए पीछे के पूरे इमेजेस को ये दिखाने में सक्षम है। क्या होता है भाई, तो उत्तल दर्पणों को इसलिए भी प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। ये हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाते हैं भाई, ये हमेशा ही सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं, यद्यपि वह छोटा होता है। भाई छोटी इमेज बनती है, ये देखेंगे अगर आप इसमें इस मिरर में, तो छोटी इमेज बन रही लेकिन सीधा बनती है। इसका दृष्टि क्षेत्र भी बहुत अधिक होता है, बहुत दूर तक को देख सकता है क्योंकि ये बाहर की ओर वक्रित होता है। अतः समतल दर्पण की तुलना में उत्तल दर्पण ड्राइवर को अपने पीछे की बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में समर्थ बनाते हैं। ये एक क्वेश्चन है एक्चुअली, इसी तरीके से क्वेश्चन आ जाता है कि भाई क्यों इस्तेमाल करते हैं उत्तल दर्पण को। ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, उत्तल दर्पण को क्यों इस्तेमाल करते हैं।
तो उत्तल दर्पण को इसलिए इस्तेमाल करते हैं, पहला तो ये कि भाई लार्ज एरिया दिखाता है, छोटे में दिखाता है लेकिन सीधा दिखाता है, और इसके साथ साथ क्या भाई कि ये जो है दर्पण जो है बहुत बड़े क्षेत्र का छोटा प्रतिबिंब सीधा बना करके देता है, जिससे उसको मददगार होती है ड्राइवर को। तो ये भाई एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। हम बढ़ते हैं आगे कि गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का जो निरूपण किया जाता है वो किस तरीके से होता है। क्या होता है गोलीय दर्पण का जो निरूपण होता है, ये देखिए भाई, अगर हम कोई सी कॉनकेव मिरर की बात करते हैं, ये होता है इस प्रकार से बनती है। अगर यहां से कोई प्रकाश किरण चलती है तो ये पैरेलल चली जाएगी। अच्छा, अब जरा देखिए, कम से कम 2 परावर्तित किरणों के प्रतिच्छेदन से किसी बिंदु बिंब के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात की जा सकती। कैसे बना रहे थे, तो आपको पता चली गया कि हमें एक जो किरण है, मैं इसी में एक ड्रॉ कर देता हूं। हमने ऐसा देखा कि भाई यहां से एक किरण जो है ये फोकस होकर गुजर गई, और ये सेंटर से, ये ऐसा, ये हमारा सेंटर था, ये जो हमारा था ये हमारा फोकस था। तो एक किरण ये गुजर गई और ये किरण यहीं गई और यहीं से वापस आ गई, तो यहां पे मुझे प्रतिबिंब देखने को मिल गया। अब इसमें क्या क्या देखा आपने, तो एक किरण ये जो फोकस से गई और एक सेंटर से, मतलब क्या भाई कि इसमें कम से कम 2 परावर्तित किरणें प्रतिच्छेद करेगी तो प्रतिबिंब बनेगा। और दूसरा, प्रतिबिंब के स्थान निर्धारण के लिए निम्न में से किन्हीं भी 2 किरणों पर विचार किया जा सकता है, ठीक है ना। कुछ भी दो किरणें जो है उन पे विचार कर सकते हैं भाई, 2 किरणें होनी चाहिए उसके अंदर। अच्छा, इसमें एक और चीज आती है कि जो हम गोलीय दर्पण में यूज करते हैं इन डिस्टेंसेस के लिए, उन दूरियों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं चिन्ह परिपाटी, साइन कन्वेंशन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई, और बहुत उलझा हुआ होता है ना, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी कंफ्यूजन हो जाती है। तो चिन्ह परिपाटी भाई देखिए बहुत आसान है, चिन्ह परिपाटी में कोई दिक्कत नहीं, कोई डिफरेंस नहीं हो, तो कुछ भी बहुत ज्यादा परेशानी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप इसको बुक के अकॉर्डिंगली जब रीड करते हैं स्वयं से, तो आपको बड़ा उलझा हुआ लगता है भाई, उत्तल दर्पण में ये हो गया, अवतल में ये हो गया, ये चिन्ह परिपाटी क्या है। तो जरा सुनिए, चिन्ह परिपाटी का मतलब होता है साइन कन्वेंशन। मतलब क्या होता है कि हम कुछ चिन्हों को, मतलब कुछ नंबर्स को हम लेते हैं नेगेटिव और कुछ को लेते हैं पॉजिटिव। क्यों भाई, तो एक बात समझिए, नंबर रेखा सभी ने देखी होगी, संख्या रेखा, नंबर लाइन। नंबर लाइन में क्या होता है, आपने ग्राफ बनाया होगा भाई, तो यहां पे हो गया ये 0। अब इस 0 से लेफ्ट में जो भी लिखते हैं वो माइनस होता है, और यहां से जो राइट साइड में लिखते हैं वो कैसा होता है भाई, प्लस होता है, ठीक है। उसी प्रकार से अगर ऊपर लिखते हैं तो प्लस होता है और नीचे लिखते हैं तो माइनस होता है। ये तो सबको क्लियर होगा कि 0 से दाहिने बढ़ेंगे तो सब धनात्मक, मतलब इधर 1 2 3 4, ऊपर बढ़ेंगे तो भी 1 2, लेकिन लेफ्ट में बढ़ेंगे -1 -2 -3, नीचे बढ़ेंगे -1 -2 -3। मतलब ये तो सबको क्लियर है। अब इसी O की जगह समझ लीजिए भैया, यहां पे दर्पण में क्या, P, पोल, इसी O की जगह पे आ गया कौन, पोल, P। अब इस P से कुछ भी राइट हैंड साइड में होगा तो वो पॉजिटिव, इस P से जो कुछ भी लेफ्ट हैंड साइड में होगा वो नेगेटिव, इस P से जो ऊपर साइड में होगा वो पॉजिटिव, और इस P से जो नीचे साइड में होगा वो नेगेटिव। आसान है क्या भाई, ये नंबर लाइन जैसा ही हो गया कि P की जगह, P जो है O की जगह आ गया, इससे राइट होगा तो पॉजिटिव, लेफ्ट होगा तो नेगेटिव, ऊपर होगा तो पॉजिटिव और नीचे होगा तो नेगेटिव। अब क्या करें, तो होता क्या क्या है ये सब, तो देखिए अब यहां पे देखते हैं। तो यहां पे देखने को मिलता है कि यह है मेरी वस्तु AB, तो इस पोल से A की दूरी, मतलब मैं कहता हूं PA जो है इसको ही हम कहते हैं वस्तु की दूरी। ये क्या है, वस्तु की दूरी, इसको प्रदर्शित करते हैं हम U से। और इसी प्रकार अगर आप देखेंगे तो ये हो जाता है मेरा A' B'। तो ये जो लाइन है PA', ये PA' जो है ये हो जाती है मेरी प्रतिबिंब की दूरी, और इसको प्रदर्शित करते हैं V से। प्रतिबिंब की दूरी को किससे, V से। अच्छा, इसी प्रकार आपको यह देखने को मिलना होगा FP, यह होती है फोकस दूरी। FP या PF लिखता हूं मैं, जरा मुझे PF, इसको स्मॉल f से भी डिनोट करते हैं, और यह होती है हमारी क्या, फोकस दूरी। यह है मेरी फोकस दूरी, स्मॉल f से डिनोट किया। अच्छा,
इसी प्रकार ये जो केंद्र से यहां तक की दूरी होगी, केंद्र से कहां, P की, मतलब मैं कह लूं PC, ये हो गया मेरा वक्रता त्रिज्या, ये कहलाती है वक्रता त्रिज्या और R से डिनोट होती। मतलब ये सभी दूरियां मैंने यहां पे मार्क कर दी, ये हो गई भाई। अब इसमें जरा समझने की कोशिश करते हैं दो और पॉइंट्स को। तो एक है भाई एच ओ कहीं पे लिखे तो इसका मतलब होता है वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई, और एच आई लिखा जाए तो मतलब होता है इसका प्रतिबिंब की ऊंचाई, यह है प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई। इतने नेमिंग्स है। अब इन सभी नेमिंग्स के अकॉर्डिंगली जरा देखिए साइन कन्वेंशन की मैं बात करता हूं। तो साइन कन्वेंशन इसके अकॉर्डिंगली क्या होगा जरा देखिए। तो आपको अभी जैसा कि बताया गया कि इस पोल के जो लेफ्ट में होगा सब नेगेटिव। तो एक बात बताइए, ये जो है पी है ये लेफ्ट हैंड साइड में है या नहीं है? पी ए लेफ्ट हैंड साइड में ही है ना, पी से लेफ्ट में ही है ना, तो ये यू जो होगा, ये यू जो होगा कैसा होगा? नेगेटिव ऑफ यू। तो मतलब मैं यहां पे लगाते चलूं तो ये जो u लिखा है ये u कैसा हो जाएगा? नेगेटिव ऑफ u। उसी प्रकार आप अगर इस v को देखेंगे तो ये भी p से किधर है? लेफ्ट हैंड साइड में ही है। प्रतिबिंब जो बनी है वो p से लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये भी कैसा हो जाएगा भाई? तो नेगेटिव ऑफ v। सिमिलरली जब आप बात करते हैं फोकस दूरी fp की, तो ये भी देखिए यहां से लेफ्ट हैंड साइड में ही है, तो ये भी कैसा हो जाएगा भाई? नेगेटिव ऑफ f। ये R की बात करेंगे, ये केंद्र ये भी P से बाएं तरफ ही है, तो ये भी कैसा हो जाएगा भाई? नेगेटिव ऑफ R। अब वस्तु की ऊंचाई की जरा बात करता हूं। तो वस्तु की ऊंचाई देखिए यहां से ऊपर है, तो ऊपर क्या होता है? पॉजिटिव, और नीचे क्या होता है? नेगेटिव। तो ये ऊपर नीचे वाले के केस में हो जाएगा, ऊपर है तो पॉजिटिव, मतलब HO जो है ये कैसा हो जाएगा? HO जो है ये पॉजिटिव ऑफ HO, ये हो जाएगा पॉजिटिव ऑफ HO। और HI जो हो जाएगी वो हो जाएगी नेगेटिव ऑफ HI। ये देखिए नीचे है ना y अक्ष पे, माइनस y अक्ष पे, तो ये नेगेटिव। अब एक बात समझिए, ये जो यहां से यहां तक के एलिमेंट्स थे ये सब की अगर आप बात करते हैं तो भाई दर्पण में, अवतल दर्पण में ये सब लेफ्ट होते हैं और ये सब नेगेटिव होते हैं। अवतल दर्पण में ये सब नेगेटिव होते हैं भाई, क्योंकि सब कुछ बाएं तरफ होता है, दाहिने तरफ कुछ भी नहीं आता। सिर्फ एक केस, छठवां केस, जिसमें प्रतिबिंब जो होती है, जो V होती है, वो दर्पण के इधर पीछे बन रही थी ऐसा, तो इस केस में सिर्फ V जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, बाकी सब नेगेटिव। मतलब एक बात समझूं मैं कुछ, तो ये जो होता है वस्तु की दूरी और ये जो होता है फोकस दूरी, ये तो हमेशा ही लेफ्ट होगी भाई। वस्तु मैं पीछे कभी नहीं रख सकता ना, पीछे रख दूंगा तो उसकी प्रतिबिंब बनेगी ही नहीं, तो वस्तु हमेशा ही सामने होगी, है ना, वस्तु हमेशा सामने होगी, फोकस भी हमेशा सामने होगा। मतलब ये सब कुछ कहां होने वाला है? लेफ्ट हैंड साइड, ये सब कुछ लेफ्ट में ही बनेगा। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन आसान है भाई, समझ में आया कि जो लेफ्ट में है वो नेगेटिव, जो राइट में होगा वो पॉजिटिव, जो ऊपर होगा पॉजिटिव, जो नीचे होगा नेगेटिव। मतलब दर्पण के ध्रुव P को मूल बिंदु मानते हैं, अर्थात क्या करेंगे भाई? दर्पण की सभी दूरियां मूल बिंदु P से ही नापी जाती है। जी देखिए, ये P P P P मतलब सभी दूरियां PA PA' PF PC, यानी सभी दूरियों को नापने के लिए मैं P से ही चल रहा हूं, P से ही चल रहा हूं, P से ही चल रहा हूं। मतलब सभी दूरियां कहां से नापी जाती है? तो सभी दूरियां P से ही नापी जाती है, पोल से, क्योंकि यही ओरिजिन हो गया। इसी प्रकार निर्देशांक ज्यामिति पद्धति के अनुसार मुख्य अक्ष एक्स अक्ष x लिया गया, ये बिंब सदैव दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। इसका अर्थ है कि दर्पण पर बिंब से प्रकाश बाईं ओर से ही आपतित होगा। हमेशा इसको बाईं तरफ रखेंगे, मतलब जो भी प्रकाश आएगा वो बाईं तरफ से ही आएगा। ठीक है, आप चाहें तो इस पॉइंट के स्क्रीनशॉट रख लीजिए भाई, ताकि मैं नेक्स्ट पे बात कर सकूं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, हम और आगे देखते हैं जरा। तो इसमें मूल बिंदु के दाईं ओर, मतलब पॉजिटिव एक्स अक्ष के अनुदिश मापी गई सभी दूरियां धनात्मक और बाएं अक्ष के अनुदिश मापी गई सब ऋणात्मक। इसी प्रकार दर्पण के सामने के भाग की सभी दूरियां ऋणात्मक ली जाती है और दर्पण के पीछे की सभी दूरियां धनात्मक ली जाती हैं भाई। अच्छा, तो ये हो जाता है हमारा गोलीय दर्पण से बनने वाले जो प्रतिबिंब है उनका निरूपण, मतलब इनका साइन कन्वेंशन। ठीक है, चलिए तो अब देख लेते हैं भाई इसके आगे हमारे पास कि अवतल दर्पण में जो हमने U, V, F जो लिखा उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लीजिए उसी साइन कन्वेंशन पे। तो ये सभी दूरियां किधर होती है? लेफ्ट हैंड साइड में। तो देखिए U नेगेटिव, F नेगेटिव, V नेगेटिव,
यही तो बात करी हमने, वस्तु की दूरी को u कहते हैं, फोकस दूरी को f कहते हैं और प्रतिबिंब की दूरी को v कहते हैं, और ये सब लेफ्ट हैंड साइड में थी, तो इसलिए क्या हो जाती है, नेगेटिव। अच्छा, अब आगे जरा देखी जाए, तो आगे भाई उत्तल दर्पण में क्या होगा, तो उत्तल दर्पण में जो सामने नहीं होते, देखिए उत्तल दर्पण में ऐसा हो जाता है। अब इसमें आप बताइए, अब इसमें भाई f इधर ही है, c इधर ही है, तो सिर्फ और सिर्फ इधर साइड में क्या आएगा, u। ऑब्जेक्ट तो हमेशा लेफ्ट में ही रखेंगे ना। f इसका कैसा होगा भाई, f इसका हो जाएगा पॉजिटिव, r इसका हो जाएगा पॉजिटिव, जो इमेज बनेगी वो इन दोनों के बीच में बनेगी, मतलब v भी हो जाएगा पॉजिटिव, लेकिन u अकेला हो जाएगा इसका क्या, नेगेटिव। तो ये अलग अलग याद रखने से बेहतर है वो जो नंबर लाइन वाली बात मैंने सिखाई, उससे आप इसको सीधे सीधे याद रख सकते हैं। क्या भाई, तो u नेगेटिव है, f पॉजिटिव है, v पॉजिटिव है, ठीक है। मतलब उत्तल दर्पण में सदैव आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। अच्छा, आगे बढ़ते भाई, तो अब बारी आती है दर्पण सूत्र और आवर्धन की। भाई अब यहां पे एक फॉर्मूला इंट्रोड्यूस होने वाला है, और यह फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट होता है। ये आपके ऑब्जेक्टिव में भी सीधे सीधे पूछा जाता है, और न्यूमेरिकल्स तो पूछे ही जाएंगे, वहां पर तो इसकी चर्चा होगी। तो दर्पण का जो सूत्र है ना, वो क्या होता है भाई, तो देखिए पहले तो कुछ बात कर ली जाए कि जैसे बिंब या वस्तु की जो दूरी होती है उसको u से, जो प्रतिबिंब की दूरी होती है उसको v से, और जो फोकस दूरी होती है उसको f से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है ना। मतलब बिंब की दूरी गोलीय दर्पण में दर्पण के सामने वस्तु तथा इसके ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है वो बिंब की दूरी u, प्रतिबिंब मतलब ध्रुव और प्रतिबिंब के बीच में जो दूरी होती है v, और फोकस दूरी f। इन्हीं तीनों के बीच में रिलेशन निकालते, किसमें, u v f, किसमें, u v और f। चलिए, तो भाई ये रह गया हमारे पास u v और f में रिलेशन। अच्छा, तो u v और f में जो रिलेशन होता है उसकी हम अगर बात करते हैं तो ये होता है भाई u v f में रिलेशन ये होता है ना। मैं इसको दोबारा से लिख लेता हूं, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है, ये रिलेशनशिप। अब इसके अगर डेरिवेशंस आपको चाहिए, इसके बारे में और आपको डिटेल्स चाहिए और जानकारियां चाहिए, तो आप भाई जो कंसेप्ट वीडियोस हैं उसमें जाइए, इसके डेरिवेशन भी अवेलेबल है। मतलब ये किस तरीके से इसका फॉर्मूला आएगा, इसका फॉर्मूला किस तरीके से हम बनाएं, ये कहां से आया है रिलेशनशिप, इसकी बात करें तो UVF मतलब प्रतिबिंब की दूरी है ना, वस्तु की दूरी और जो फोकस दूरी होती है, इन तीनों में जो रिलेशन होता है वो ये होता है कि 1/1 फोकस दूरी बराबर 1/ वस्तु की दूरी। अच्छा, वस्तु मतलब वही बिंब, वस्तु की दूरी प्लस 1/ प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। मतलब क्या हो गया भाई, 1/f इज इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v, ये होता है भाई। और जहां पे एक और चीज, u v और f ये तीनों जो है ये क्या है, दूरी। मतलब इसकी जो इकाई होगी वो सदैव होगी किसमें, मीटर में। इसकी जो इकाई होगी वो सदैव किसमें, मीटर में। ये सब मीटर में लिखा हुआ है। तो मतलब क्या, प्रतिबिंब की दूरी v का व्युत्क्रम और बिंब की दूरी u का व्युत्क्रम का योग फोकस दूरी f के व्युत्क्रम के बराबर है। तो ये व्युत्क्रम 1/f। और उसी तरीके से हम बात करते हैं आवर्धन की, मैग्निफिकेशन की। तो मैग्निफिकेशन होता है भाई किसी बिंब का प्रतिबिंब कितना गुना बड़ा है या छोटा है, यही प्रतिबिंब का आवर्धन। भाई वो जूम इन जूम आउट करते हैं, वो जूम इन और जूम आउट जो होता है ना, उसी को कहते हैं आवर्धन, उसी को कहते हैं मैग्निफिकेशन। और ये याद कैसे रखेंगे, आप ऐसा याद रखेंगे, मियो, MIO, मियो। मियो मतलब भाई तो M इक्वल्स टू I/O, M इक्वल्स टू I/O। I/O का मतलब तो देखिए, M इक्वल्स टू प्रतिबिंब की ऊंचाई अपन बिंब की ऊंचाई, मतलब प्रतिबिंब इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट, या कहे प्रतिबिंब की दूरी अपॉन ऑब्जेक्ट की दूरी, ऊंचाई अपॉन ऊंचाई या दूरी अपॉन दूरी। अब ये क्या है भाई, ये अनुपात है। ये क्या है, अनुपात, कि भाई प्रतिबिंब वस्तु के अनुपात में बड़ी बन रही है, छोटी बन रही है, क्या बन रही है, इसी को तो आवर्धन कहते हैं। तो मतलब क्या है भाई, इसकी जो है बिंब की ऊंचाई धनात्मक ली जाती है, क्योंकि बिंब हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर और सीधा रखा जाता है। तो ये हो गया भैया H'/H। ये क्या मिलेगा, H'/H या फिर V/U। और एक साइन क्या आएगी, नेगेटिव ऑफ।
नेगेटिव ऑफ v अपॉन u। क्यों आ रहा है नेगेटिव? क्योंकि एक पॉजिटिव में ऊपर होगा और एक जो होगा ऑब्जेक्ट जो इमेज बनेगी वो नीचे बनेगी। तो ये हो जाता है भाई यहां पे आपका ये आवर्धन का सूत्र, ठीक है। मतलब यहां पे हमको एक दर्पण का सूत्र मिल गया और उसी प्रकार से हमको यहां पर एक आवर्धन का भी सूत्र मिल गया। यानी दर्पण और ये आवर्धन, इन दोनों के सूत्रों को हमेशा के लिए भैया याद रखेंगे। और क्योंकि ये हर बार मतलब हर न्यूमेरिकल्स में बेस्ड होगा, हर न्यूमेरिकल्स इसी के ऊपर चलने वाला है। चलिए भाई, तो अब देख लेते हैं ये जो नेगेटिव साइन है इसके लिए। तो ये नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है? तो भाई आवर्धन में तो आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब के लिए प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश धनात्मक होगी और वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब के लिए जो बिंब की ऊंचाई होगी वो ऋणात्मक ली जाएगी, ठीक है। इसलिए वो आ रहा है एक नेगेटिव, मतलब m इज इक्वल्स टू जो हमारा आवर्धन जो आ रहा था वो m इक्वल्स टू मेरा देखने को जो मिल रहा है वो मिल रहा माइनस v अपॉन यू, वो इसी वजह से मिल रहा। अब आवर्धन का मान धनात्मक मान बताता है कि प्रतिबिंब आभासी है और सीधा है, और ऋणात्मक मान है इसका मतलब प्रतिबिंब जो है वो वास्तविक है और उल्टा है। मतलब नेगेटिव होगा तो वास्तविक उल्टा, और पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब क्या होगा? आभासी और सीधा। पॉजिटिव होगा तो आभासी और सीधा, और ऋणात्मक होगा तो मतलब क्या होगा भाई? वास्तविक और उल्टा। अच्छा, तो भाई यहां तक जो है हमारा जो दर्पण का मतलब जो परावर्तन, प्रकाश का जो परावर्तन है उतना पोर्शन हो गया है खत्म। मतलब हमारा जो प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन में से एक पोर्शन सिर्फ परावर्तन यहां तक हम कर चुके रिवाइज, और आपको सब कुछ याद भी हो चुका है आपके फिंगर टिप्स पे। अगले जो पार्ट में इसी का अगला जो पार्ट आएगा आपके सामने, उसमें हम करने वाले हैं अपवर्तन को। तो अगले सीरीज में अगले जो वीडियोस आएंगे उसमें आप अपवर्तन को भी पूरा खत्म करेंगे और वो भी आपके बिल्कुल फिंगर टिप्स पे आ जाएंगे। तब तक के लिए क्या करना भाई? तो तब तक के लिए आपको अपने और चैप्टर्स और वीडियोस को सर्च करने के लिए अपने सर्च बॉक्स में लिखिए magnetbrains.com। आपको इस तरीके से पेज ओपन हो जाता है जहां पे आपको लाइव की इंफॉर्मेशन मिलती रहती है, साथ ही आपके सारे ही कोर्सेस इस पेज पे देखने को मिल जाते हैं। जहां पे सीबीएसई स्टेट बोर्ड, मतलब आप एमपी बोर्ड से हो, आप बिहार बोर्ड से हो, यूपी, राजस्थान, या फिर आप सीबीएसई हिंदी मीडियम से हैं, तो आप इसको टैप करेंगे, आपके सारे ही चैप्टर्स, आपके सारे ही सब्जेक्ट्स यहां पर देखने को मिल जाते हैं। एनटीएससी या ओलंपियाड की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसको टैप कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप सीबीएसई इंग्लिश मीडियम से हैं तो भैया आप इसको टैप करें, आपके सारे ही क्लासेस और आपके सारे ही वीडियोस देखने को मिल जाते हैं। अगर आप 10th क्लास में हैं, आपने वॉच नाउ किया फिजिक्स को, तो आपको इसके अंदर पूरी अरेंज्ड फॉर्मेट में सारे ही चैप्टर्स देखने को मिल जाते हैं। आपको उसमें टैप करना है अपने जिस भी चैप्टर को आपको देखना है उसके लिए, और उस फोल्डर में आपको वन शॉट रिवीजन, एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस, आपके कांसेप्ट वीडियोस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सब कुछ एक साथ एक ही फोल्डर में देखने को मिल जाता है। मतलब आपको भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप वीडियो को प्ले कीजिए, कहीं पर भी आप पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट्स प्रिपेयर कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो पर जाने के लिए यहीं से आप नेक्स्ट वीडियो पर जा सकते हैं। आपको भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो भाई अभी के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी लेकर के आता है आपके लिए फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास 6 to 12th, क्वालिटी कंटेंट के साथ, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ में। तो बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं इसके अगले पार्ट में अगले पोर्शन के साथ।